आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूजर नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, मई मंथ की जो हमारी विजन की मैगजीन चल रही है उसकी ये 3rd वीडियो है। टोटल 4 वीडियोस हैं। पहली जो 2 प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम लोग पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी और नीचे साथ में हमारा कल्चर एंड स्कीम्स इन न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी ये जो 3rd वीडियो है इसमें हम लोग कवर करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन और सोशल इश्यूज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट वाले टॉपिक से, विच इज़ ऑन पेज नंबर 52। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमें अगर वर्ड डीकार्बनाइजेशन का मतलब पता होगा तो इस टॉपिक को आगे समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग जानेंगे ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंस वहीं से बनती है। हमको डीकार्बनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, इंडिया के अंदर कार्बन के एमिशंस का क्या प्रोफाइल चल रहा है, भारत की जो एनर्जी है उसको ट्रांजिशन के लिए डीकार्बनाइजेशन की महत्वता क्या होने वाली है, और अभी तक इंडिया ने कुछ कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट्स के हम लोग डेटा को स्टडी करेंगे। एक पंचामृत स्ट्रेटजी भी है उसको भी जानेंगे, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसे कैसे बनाए गए हैं, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या है ताकि डीकार्बनाइजेशन को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जा सके। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसी के सब टॉपिक्स भी हमारे पास 5.1.1 वो हम फिर आगे फर्दर देखेंगे। अगर हम लोग शुरुआत करें तो डीकार्बनाइजेशन अपने आप में बहुत आसान है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कहाँ से, हमारे एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड ना हीट को ट्रैप कर लेता है, इसके कारण टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने के कारण क्या होता है, वेदर में चेंजेस आते हैं। अगर आइस मेल्ट होने लग जाएगी जो ओशियन में है तो क्या होगा, पानी का लेवल राइज होगा। उससे क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर फ्लडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और भी बहुत सारा डेवस्टेशन होता है। अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। सो बेसिकली एक छोटी सी चीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो जो कार्बनाइजेशन, जो कार्बन का एमिशन हो रहा होता है उसको रिवर्स करने को ही हम लोग बोल सकते हैं डीकार्बनाइजेशन। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। उसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग एक बार इंडिया का कार्बन एमिशन का प्रोफाइल देख लेते हैं। इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एग्रीगेट एमिटर है। इसके ऊपर आते हैं यूएसए और चाइना। तो आपको 1st, 2nd और 3rd के बारे में आइडिया होना चाहिए। इंडिया 3rd है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर कौन से हैं, 2, यूएसए एंड चाइना। इंडिया में वर्ल्ड की 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन ऐसा हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिकली यानी कि इतिहास में जब एमिशन हो रहा था तो अब देखा जाए तो हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के पास है। लाइक अगर टोटल 200 कंट्रीज़ की आप बात करो और उनको अगर आप 6 से डिवाइड करो तो उसमें देखो तो 1/6 तो इंडिया के पास ही है, 5/6 बाकी 199 कंट्रीज़ के पास है। तो यूँ देखा जाए तो इंडिया ने बहुत सारा एमिशन करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने हिस्ट्री में जाकर के देखा कि इंडिया ने सिर्फ 3.3% ही एमिशन किया था। मेजरली जो एमिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो जाता है हमारे इंडस्ट्री और पावर सेक्टर से। ऑलराइट, तो इस प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको इतनी चीज़ें ना एक जनरल तरीके से याद ही होनी चाहिए। अभी हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, और मैंने आपको बताया टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो मेजर चैलेंज हमारे पास है वो है ग्लेशियर्स का मेल्ट करना। अब हमारे इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं, वी हैव हिमालयाज में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। वो जो बर्फ़ मेल्ट करती है वो नदियों में आती है, नदियों के आसपास एरिया फ्लडिंग भी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो केदारनाथ वाला हुआ था, वहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उससे क्या हुआ कि कुछ वहाँ की, एक तो वह लेक था, वो लेक में ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया। फिर कुछ वहाँ की ग्लेशियर जो थे ना वो पानी के कारण भी मेल्ट हुए थे, उसमें बर्फ़ के ऊपर पानी पड़ा, वो बर्फ़ उससे मेल्ट हुई, वो जो लेक था उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो लेक की जो बाउंड्री थी वो टूट गई और सारा पानी मंदिर, केदारनाथ मंदिर के पास से होते हुए फिर वो पूरा मंदाकिनी नदी में बढ़ के, एंड देखो कितना बड़ा फ्लड आया था यहाँ, ऋषिकेश तक आ गई थी वो फ्लड, बहुत हैवी, हरिद्वार तक आया था पानी बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे नुकसान होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें
कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। और हमारा एम है कि जो इंडस्ट्रियल एरा आया था ना हमारा 19th सेंचुरी वाला, बहुत पीक पे था, उससे पहले जो टेम्परेचर की रेंज थी में वहाँ जाना होगा। इसके लिए हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट भी किया था 2015 में। और हमारा एक एम था कि जितने भी हमारा राइट नाउ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है ना, इसको आने वाले अगले 8 सालों में यानी कि 2030 तक हम लोग 50% कम कर देंगे, आधा कर देंगे। तो जो भी कंट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसमें इंडिया की रैंकिंग 7th नंबर पे आती है। हम लोगों ने नीचे देखा इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर तो है, लेकिन जब इम्पैक्ट की बात आती है तो इंडिया 7th नंबर पे आता है। और इसमें ना क्लाइमेट इवेंट के ना बहुत सारे हॉटस्पॉट्स होते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब हो गया ये वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सोचने की कोशिश करोगे इंडिया के अंदर तो वल्नरेबल एरियाज कौन से हो सकते होंगे, तो वही हॉटस्पॉट होते हैं। तो इंडिया में ऐसे मोर देन 75% जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट है ना वो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। फिर हमारे इंडिया ने एक टारगेट रखा, इंडिया ने लास्ट ईयर 2022 में एक टारगेट रखा था कि हम लोग 2070 तक ना नेट जीरो पे चले जाएंगे। नेट जीरो का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस को बोलते हैं टोटल नेट, कि जितना एमिशन हो रहा होगा, ओके चलो मान लो एमिशन इस सिग्नल से रिप्रेजेंट होता है, कितना कार्बन हम लोगों ने निकाला और कितना हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी सिंकिंग कर ली, ये सब मिलाकर के जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लोग जितना कार्बन हमारा इंडस्ट्री से निकलेगा, पावर सेक्टर से निकलेगा, या तो उसको ओशन में सिंकिंग कर पाएंगे या ट्रीज उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर ना एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, राइज नहीं करेगा। ये कुछ कारण है जिनको अचीव करने के लिए हमें डीकार्बनाइजेशन करना पड़ेगा। इंडिया की कुछ कमिटमेंट थी, उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है और उस प्रोग्रेस को क्या चीज़ है जो और ज़्यादा बढ़ा रही है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंडिया का एक कमिटमेंट था पेरिस एग्रीमेंट में 2030 के लिए। हमने कहा था कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना उसका हम लोग कंट्रीब्यूशन 40% तक बढ़ा देंगे 2030 तक। आपको मैं बताता हूँ, ये वाला डेटा आपको याद वैसे नहीं करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, मैं आपको इसमें से फिल्टर करके बता दूंगा अगर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कुछ लगा तो। फिर हमारा ये भी टारगेट था कि जो 35% मान लो लोअर एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी इन 2030 फ्रॉम 2005, जस्ट इग्नोर दिस थिंग। 2.5 से 3% तक का हमारा गीगा टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एडिशनल सिंक, ये भी ज़रूरी नहीं है। इंडिया की जो प्रोग्रेस हुई ना 2030 तक कितनी हो जाएगी, तो 40% का हमारा टारगेट है, इसमें 36% तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ 35% का टारगेट है, यहाँ 21% तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ ऑलमोस्ट 2.5 से 3% का टारगेट है, 2030 तक हम लोग 1.9 से 2% तक पहुंच जाएंगे। देखो एनवायरमेंट सेक्शन में ना बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, ये वाला टारगेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो यू कैन इग्नोर दिस थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट सो फार इज दिस वन 2070 तक का, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण इंडिया अपने इस गोल्स में 40% से 36% तक पहुंच पाएगा, क्योंकि 36% भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हम लोग सोलर और विंड एनर्जी के टारगेट्स के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हमारा जो हाइड्रो सेक्टर है ना उसमें 50 गीगावाट की हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। हम लोग जो एनर्जी की कंजप्शन ना उसमें हम लोग पैट स्कीम पे काम कर रहे हैं। पैट स्कीम हम लोगों ने लास्ट मंथ कवर की थी, जो अगर आप लोग जानना चाहें तो कि पैट स्कीम क्या होती है, बेसिकली ये कार्बन ट्रेडिंग वगैरह में काम आती है। फिर स्ट्रेटजी थी हम लोगों ने किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने सिंक क्या होता है, अगर हम लोग किचन में देखते हैं तो हम सबके किचन के अंदर एक सिंक होता है ना, जहाँ पर हम लोग अपने डिशेस करते मतलब बर्तन वगैरह साफ करते, तो सारा जो वेस्ट वाटर होता है उसमें चला जाता है, तो खत्म हो जाता है वहाँ पर। उसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बायोस्फीयर के अंदर भी सिंक्स होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट भी कार्बन सिंक का काम करता है। क्यों? फॉरेस्ट में होते हैं ट्रीज, और ट्रीज का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेना। वैसे ही हमारा जो ओशन होता है ना, ये भी एक तौर पर सिंक का काम करता है। ओशन के अंदर भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हो जाती है। इवन हमारी जो सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है। तो एवरीथिंग इज अ सिंक, बट कुछ जगह पर हम लोग सिंक्स को मैनेज कर पाते हैं, कुछ को हम लोग रेगुलेट नहीं कर पाते। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हील्स ऑफ डीकार्बनाइजेशन फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग सोलर एनर्जी को लेकर के हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा इंडिया ने एक टारगेट सेटअप किया था, 500 गीगावाट हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक। अगर आपको मालूम होगा इस चीज़ के ऊपर 2022 में एक मेंस का क्वेश्चन आ गया था इसी टारगेट के ऊपर, और उसमें ऐसा था कि इंडिया ने कितना अचीव कर लिया, कितना अचीव कर पाएगा आगे, क्या ये सही है या नहीं, ऐसा सा क्वेश्चन आया था। रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन, इंडिया राइट नाउ क्या कर रहा है ना, हमारी एनर्जी मोस्टली दूसरी कंट्री से आती है, हमारा बहुत सा कोयला बाहर से आता है, हमारा डीजल पेट्रोल बाहर से आता है। तो यानी कि हम लोग एनर्जी के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर हैं। हम लोगों को अपने खुद के रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी। इंडिया में भी रिसोर्सेज हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। अगर वो चीज़ हम कर पाते हैं तो हमारे लिए अचीवमेंट होगी। एनर्जी जितनी हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। अब ये जो एफिशिएंसी नाम की चीज़ होती है, क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है यू हैव लेस नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है, एंड यू हैव मोर नंबर ऑफ आउटपुट।
ठीक है, मानिए कि आप अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न में 150 मिल गया, तो अच्छी एफिशिएंसी है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट की। और आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपको 105 मिलते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। तो वही कहना चाह रहा है, कितनी एनर्जी हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे उसको हमें इंक्रीज करना है, और कितनी एनर्जी हमारी एफिशिएंटली यूज हो पा रही है, वेस्ट तो नहीं हो रही है। हम लोगों को ना बिल्डिंग्स के ना रेटिंग सिस्टम बनाने पड़ेंगे नेशनल लेवल के लिए, उसको हम अपडेट भी करेंगे। तो उसके तहत क्या होगा कि अब ये बिल्डिंग के अंदर आजकल तो ग्रीन बिल्डिंग के कोड्स वगैरह आने लग गए हैं, बिल्डिंग्स बहुत सस्टेनेबल बनाई जा रही हैं, दीज थिंग्स आर बीइंग वर्कड अपॉन। वी नीड टू वर्क ऑन मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और यहाँ पर हम लोगों को PLI स्कीम का इस्तेमाल उठाना पड़ेगा। PLI स्कीम क्या है, मैंने हम लोग ये मई मंथ की वीडियो कवर कर रहे हैं। मई मंथ में हम लोगों ने जो इकोनॉमी वाला टॉपिक कवर किया था, हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था, थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था PLI। ये टॉपिक जब भी आता रहता है तो अगर इसको रट लो, PLI स्कीम्स बहुत ज़्यादा चल रही है। वो कह रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि किसी कंपनी को बोलेंगे भाई तुम पहले 100 प्रोडक्ट्स सेल करते थे, तुम एक काम करो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो, तुम 150 करो, और 150 में जो ऊपर का 50 तुम्हारा होगा ना, इसके ऊपर जो तुम प्रॉफिट अर्न करोगे ना, उस प्रॉफिट के हिसाब से गवर्नमेंट तुमको कुछ इंसेंटिव दे देगी। ठीक है, टैक्स में इंसेंटिव दे देगी, मे बी तुमको कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हेल्प कर देगी, समथिंग इज देयर। तो गवर्नमेंट आपको कुछ मुआवजा देगी बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन। इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग कोयले पे डिपेंडेंट ना हो। एंड हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, वो जनरली किस पे चल रही होती हैं, कोयले पे चल रही होती है। अगर हम ये ऊपर वाली चीज़ को देखें ध्यान से कि कोयला हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज भी कर रहा है और हम लोग इसको इम्पोर्ट बहुत कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ का नुकसान है। एक तो पैसा भी देना पड़ रहा है और उसके बाद हम लोग इसके कारण अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो फोकस अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे भी करेंगे ना कि स्टील का प्रोडक्शन बिना कोयले के हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत हद तक हम लोगों को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नेशनल कार्बन मार्केट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये टॉपिक हम लोगों ने ना अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, आई थिंक मार्च या अप्रैल वाली जो मैगजीन थे ना, उसमें डिटेल में आए थे कार्बन मार्केट वाले सारी स्कीम्स। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में ही समझना पड़ेगा, कार्बन मार्केट वाला। आई थिंक ये मोस्टली को आता भी होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, वेरी इजी थिंग। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स निकालने पड़ेंगे, और वेस्ट टू फ्यूल, जो चीज़ें हमारे लिए बेकार हो जाती है उससे हम लोग कैसे ईंधन, फ्यूल को हिंदी में ईंधन बोलते हैं, उसकी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, हम लोगों ने ना इथेनॉल का ब्लेंडिंग वो प्रोग्राम चलाया था। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से हम क्या करते हैं, हमारा जो पेट्रोल होता है ना, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर 100 लीटर पेट्रोल होता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 20 लीटर इसमें ना इथेनॉल मिला दो। उससे क्या होता है, फ्यूल की थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचाता है। तो हमारा प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने टारगेट अचीव किया 10% का 2022 तक। और इंडिया ने ना, जो हमारा एक टारगेट था जो हमको 2030 तक अचीव करना था, ठीक है, हम लोगों ने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि हम 2025 तक अपना टारगेट दूसरा अचीव कर लेंगे। वो क्या है, हम लोगों को 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग का करना था और 5% का बायोडीजल का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला टारगेट इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस वन। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इन चीज़ों पे काम करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो इंडिया ने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ना 2026 में हुआ था। मुझे ये नंबर भी कभी कभी ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आप याद रखा करो। तो ये COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जब मीटिंग होती है ना इस तरह की, उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। तो इंडिया ने पंचामृत स्ट्रेटेजी, आई थिंक ये लास्ट ईयर का ही था शायद, हाँ 2022 का ही था। तो इंडिया ने एक पंचामृत स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो इंडिया ने ये 5 टारगेट रखे थे। अब ये बहुत ज़रूरी थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये वाला 2070 वाला इंडिया नेट जीरो अचीव करेगा। तो ये पंचामृत के टारगेट आप याद रख लो, दीज आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन दीज टारगेट्स। इसमें से कुछ इधर भी ऐड जाते हैं, जैसे ये वाला था कि भाई 2030 तक हमारा 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से आएगा, ठीक है। नॉन फॉसिल की कैपेसिटी हमारी 500 गीगावाट तक हो जाएगी। जो कार्बन के एमिशन वगैरह होंगे उनको हम लोग कम करेंगे, कार्बन इंटेंसिटी को हम लोग कम करेंगे इकॉनमी में 2070 तक नेट जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5-fold पंचामृत स्ट्रेटजी। ये आपको मेंस में लिखने के काम आएगी, और हम दोनों ने देखा कि मेंस का क्वेश्चन ही आ गया था इस चीज़ के ऊपर बेस्ड, तो इन दैट वे। अब हमारा इंस्टीट्यूशनल सेटअप और क्या कुछ हमारे चेंजेस की ज़रूरत है हमको इंडियन इकोनॉमी में। मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर हम लोगों को कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइडिंग मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला है, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी वाला है, पावर एंड कोल मिनिस्ट्री है। उसके बाद एक्यूरेट डेटा की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट्स मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग एक्सपर्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा जो एनर्जी ट्रांजिशन पे ध्यान देगा। हमको दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप्स करने पड़ेंगे। दीज आर बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू गो एंड डू दिस थिंग टू गेट द वर्क डन। ये भी आपको मेंस में जब सजेशन देने होते हैं ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू,
और मेंस का एग्जाम ऐसा ही होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा सिंपल सजेशन बताओ, कभी नहीं पूछेगा सजेशन, वो सिंपल चैलेंजेस पूछ लेगा, कभी आपको बोल देगा इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या करना चाहिए, कभी आपको बोल देगा कि इंडियन इकोनॉमी में क्या करना चाहिए। तो ये 2-4 चीज़ें ना एक बार ऐसा रीड करते रहो, सुनते रहो ना, तो मीन्स में आपको ना फिगर आउट करना ईजी हो जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इंडिया, चेंजेस चैलेंजेस होना चाहिए था, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इंडिया फॉर द इफेक्टिव डिकार्बनाइजेशन। इवन ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, पता है, मतलब मैं कोई यूपीएससी वाला तो हूँ नहीं, बट अगर मैं कोई मेंस का पेपर सेटअप करूंगा तो आई कैन डेफिनेटली पिकअप दिस टाइटल कि बताओ इफेक्टिव डिकार्बनाइजेशन के लिए, मैं इस कीवर्ड को भी पकड़ूंगा कि इफेक्टिव डिकार्बनाइजेशन के लिए सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर आप क्या बदलाव लाना चाहोगे भारत के अंदर। तो कैपिटल रीएलोकेशन, डिमांड शिफ्ट मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैकेनिज्म, ये सब सजेशंस हैं। क्लाइमेट का फाइनेंस बढ़ा दो, है ना, कैपिटल को रीएलोकेट अच्छे से कर दो, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल लेके आओ, है ना, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप बनाओ, और प्राइसिंग एक्सटर्नलिटीज टू रीबैलेंस द इंसेंटिव पॉलिसीज वगैरह बनाओ कैपिटल स्पेंडिंग की, मैनेजिंग डिमांड की शिफ्ट, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, क्लाइमेट के रिस्क कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है वहाँ पर, हम लोग कॉस्ट कीमत जो बढ़ती जा रही है उस चीज़ को मैनेज करने की, उसको कैसे मैनेज करेंगे। लो एमिशन, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के, उस टेक्नोलॉजी में एमिशन बहुत लो होता है, उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकते हैं, उसमें कंपनीज को कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं। कंपनसेशन मैकेनिज्म, जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है उसको हैंडल करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, जो भी वर्कर होते हैं उनको रीस्किल कैसे करेंगे, उनको रीडिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। दीज आर सजेशंस एंड दीज आर वेरी गुड सजेशंस। तो ऐसी चीज़ों के ना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मेंस के नोट्स में लगा लिया करो कि यार सजेशन हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बट देखो ना कीवर्ड्स कितने अच्छे हैं, कैपिटल रीएलोकेशन, डिमांड शिफ्ट मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैकेनिज्म, these are like good keywords and UPSC likes these keywords, which is they are reliable to be put down in the answer sheet. So इन चीज़ों को उस तरीके से पढ़ो। तो इस टॉपिक में हम लोगों को कुछ प्रीलिम्स जैसा तो स्पेसिफिक मिला नहीं। अच्छा, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था ये तो हमने जाना ही नहीं। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसका टाइटल था द ग्रीन शिफ्ट, लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो उसी को लेकर के एक एनर्जी ट्रांजिशन की एडवाइजरी कमेटी जो बनाई थी, उन सब ने इस मिनिस्ट्री के तहत एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के तहत हम लोगों ने ये सब पढ़ा। तो दिस इज़ मोर अबाउट द मेंस। इस टॉपिक में आपको मेंस का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, ये प्रोफाइल वगैरह, एंड दिस पार्ट यू कैन इग्नोर, और दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर बाय हार्ट, दिल से याद करो, ईजी है। और ये मैंने आपको बताया कि सजेशन में ये कीवर्ड्स याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन दूसरे टॉपिक्स में भी आप इनके कीवर्ड्स को लिख पाओगे। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज को। तो ये जो माइंड मैप्स है, इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं। तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है,
एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, इन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है। सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म की, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। तो GS 1 2 3 4 को ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा। उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में मैं नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अम्बेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था,
वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ द क्रिएटर हैज, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। हम लोग अपना टॉपिक नंबर 5.1.1 करते हैं, विच इज सब टॉपिक ऑफ द प्रीवियस वन, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डीकार्बनाइजेशन। अब डीकार्बनाइजेशन हम लोगों ने समझ लिया, उसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात करेंगे। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, मौसम में और वातावरण में बदलाव, मौसम तो आई थिंक वेदर हो गया, क्लाइमेट का मतलब पूरा का पूरा वातावरण में ही जो बदलाव हो रहा है। तो ध्यान रखना, वेदर और क्लाइमेट में दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम लोग बात करते हैं वेदर की, तो ये शॉर्ट टर्म की बात की जा रही होती है, आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है, इस सप्ताह का वेदर कैसा था। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट तो वी टॉक अबाउट ईयर्स और मे बी लाइक डेकेड्स, मंथ्स, उस तरीके से। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसको हैंडल करने के लिए उसमें मिटिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब के लिए हमको पैसा चाहिए होता है। इंडिया में किस तरीके से फाइनेंस किया जा रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। 85% जो भी क्लाइमेट फाइनेंसेस की जा रही है हमारे डोमेस्टिक सोर्स से आ रहा है। हमारे इंडिया के जो कमर्शियल बैंक्स है, अब कमर्शियल बैंक्स कौन से हो गए भाई, HDFC वगैरह हो गए, ऑल दिस बैंक्स एंड ऑल। गवर्नमेंट का अपना खुद का बजट है, पब्लिक सेक्टर के कुछ ग्रांट भी दिए जाते हैं। अब ग्रांट का वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी पॉकेट मनी मिलती है ना आपको, तो पॉकेट मनी आपका ग्रांट है। वंस यू गेट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको रिटर्न नहीं करना होता। लोन जो चीज़ होती है, क्रेडिट जो होता है वो रिटर्न करना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ना, ये जो फॉरेन कंट्रीज का जो कैपिटल है ना वो थोड़ा कम है, क्योंकि हम लोगों ने देखा 85% तो हमारा डोमेस्टिक हो गया। दैट मीन्स अराउंड 15% ही ऐसा जो बाहर की कंट्रीज से आ पा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज है ना, उन पर बहुत बड़ा स्ट्रेन है, और उसमें भी हम लोग बहुत हद तक रिलाई कर रहे हैं डेट पर और ग्रांट के ऊपर। 60% से ऊपर जो भी आ रहा है वो लोन से आ रहा होता है। पावर सेक्टर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस है। हम लोगों ने 5.1 में भी देखा था ना, इंडस्ट्रियल एंड पावर सेक्टर के अंदर एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो मेजर जो फंडिंग जा रही होती है वो रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जा रही होती है। एंड बाकी जो लो कार्बन के हो गए, जैसे बायोफ्यूल हो गया, उसके अलावा ये CCUS हो गया और ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इनको इतनी फंडिंग मिल नहीं पा रही है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, वो है CCUS। ये जो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज का टॉपिक है ना, ये हम लोगों ने जब आया था तब डिटेल में कवर भी किया था। ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। तो नीति आयोग अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले रहा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। तो जब आप वैसे तो जब आप एग्जाम बिल्कुल क्लियर करने वाले होते हो, देते हो, तो उसके आसपास आ जाता है। इसमें 2 चीज़ जरूर याद रखना, CCUS नीति आयोग का दिया हुआ है, और अगर समझना हो क्या है तो कार्बन को कैप्चर करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको स्टोरेज भी करेंगे, उस तरीके से पूरा डिटेल में होता है। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे जो चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं वो है कि हम लोगों ने ना ग्रीनरी को लेकर के ना डेफिनेशन डिफाइन नहीं की हुई है। अच्छा, ये इशू हम लोग सिर्फ ग्रीनरी में नहीं फेस कर रहे हैं, इवन जो टेररिज्म भी हो ना, टेररिज्म में हमको सेम इशू फेस करना पड़ रहा है। हमारी डेफिनेशन एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, सो एवरीवन इज परसीविंग इट एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। हर कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी डेफिनेशन को कंसिडर कर रही है। तो अगर डेफिनेशन का इशू होता है ना तो फंडिंग की प्रॉब्लम भी आती है। उसके अलावा क्रेडिट आएगा कहाँ से, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट ग्रीन सेक्टर में जाएगा, दीज आर ऑल द फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज विच वी आर फेसिंग।
अभी हमारा जो ग्रीन फाइनेंसिंग इकोसिस्टम है ना, ये बिल्कुल एक न्यूबी की तरह है, एक नवजात बच्चे की तरह, बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है। 2019 में जो हम लोगों ने ग्रीन कैपिटल रेज किया था इंडिया ने, वो $21 बिलियन का था और वर्ल्ड वाइड $1 ट्रिलियन का पिकअप किया गया था। तो गैप बहुत बड़ा है इंडिया में और वर्ल्ड में, तो उसकी शुरुआत तो खैर हो ही चुकी है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो है मतलब एस्टिमेटेड फंड्स की रिक्वायरमेंट इज मोर देन 10 ट्रिलियन। रेज हम बहुत कम कर पा रहे हैं। तो राइट नाउ जितने मतलब प्रेजेंट डे की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कितना कम पड़ रहा है, उसमें 3.5 ट्रिलियन के आसपास कमी पड़ रही है हमको। दीज आर द थिंग्स। अगर आपको लगे कि आप यार मैं इस कीवर्ड को, इन डेटा को कहीं ना कहीं अपने आंसर में फिट कर सकता हूँ, तो ही आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, अननेसेसरी कलेक्शन मत कीजिएगा। तो बहुत सारा डेटा होता है, उसको बुद्धि के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी कमाल की है। क्लाइमेट फाइनेंस की स्ट्रैटेजी फिर क्या रखे, हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा ऑलरेडी, जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो देखी, और हम लोगों ने देखा कि और क्या कर सकते हैं, बट उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज बनाई पॉलिसी को लेकर, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो उसमें हम लोगों ने कहा कि कार्बन प्राइसिंग हो सकती है और फिस्कल पॉलिसी हो सकती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब जो गवर्नमेंट पैसे को लेकर के पॉलिसीज बनाती है। फिर हम लोगों ने और चीज़ देखी, हम लोग रोबस्ट और इंटरनेशनल अलाइंड फ्रेमवर्क क्या हो सकता है लो कार्बन डेवलपमेंट का, एंड प्राइवेट और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे कैटलाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसमें डिफरेंशिएट कर दिया। अगर हम बात करेंगे पॉलिसी की, गवर्नमेंट नीतियों पे काम कहाँ कर सकती है, तो कार्बन की प्राइसिंग कैसे चल रही, कार्बन के टैक्सेस हैं, कार्बन के मार्केट जो है वो हर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, कंप्लाई करें। कार्बन प्राइसिंग, फ्यूल में सब्सिडी जो दी जा रही होती है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए, कार्बन बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट। अगर आप देखोगे ये सारे के सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं अपने आप में। फिस्कल पॉलिसी में क्लाइमेट टैक्स के इंसेंटिव हो गए, ग्रीन एलोकेशन बजट में देना, एफडीआई आना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स के नॉर्म्स सेटअप करना, सेक्टोरल पॉलिसीज इंसेंटिव्स देना। वैसे ही जब हम बात कर रहे थे कि फ्रेमवर्क की, तो डेफिनेशन ऑफ ग्रीन अगर क्लियर हो जाती है तो वी गेट टू वर्क अबाउट विद द ग्रीन टेक्सोनॉमी। तो हमारे ना एनडीसीज होते हैं, एनडीसी का मतलब हो गया कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं एनडीसी को, यानी कि हर एक कंट्री ना अपने खुद के टारगेट सेटअप करती है, वो प्लस में कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ आपको करना पड़ता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, तो पेरिस एग्रीमेंट ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया, उसके बेसिस के ऊपर इंडिया अपने खुद के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बनाएगी। बेस्ड ऑन द पेरिस एग्रीमेंट हम लोग इंडिया लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें सेटअप करेंगे। डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग, नॉर्म्स बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ रूल्स को। क्लाइमेट में कितना रिस्क हो सकता है उसके फ्रेमवर्क हो गए, ढांचा कैसे बनाएंगे उसका। स्ट्रैटेजी में हम लोग फ्रेमवर्क से बनाते हैं, तो क्लाइमेट रिस्क फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल मार्केट की रेगुलेशन ठीक हो रही है नहीं, इन्वेस्टर के लिए कुछ गाइडलाइंस होगी, क्लाइमेट रिस्क की गाइडलाइंस होगी, ग्रीन एसेट रेगुलेशन होगी, क्लियर डेफिनेशन ऑफ ग्रीन, क्लियर डेफिनेशन ऑफ, ये आई थिंक इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ये 2 पॉइंट सेम लिख दिया। अब मुझे पता भी नहीं है जिसने ये टाइप किया था वो क्या बनाना चाह रहे थे, तो आई कैन नॉट से कि यहाँ पर सही चीज़ क्या आएगी, बट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड। प्रोजेक्ट ब्लेंडेड फाइनेंस, तो जो फाइनेंसिंग की जाए वो डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट के ऊपर, कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। क्रेडिट गारंटी, फर्स्ट लॉस लैंडिंग, पेशेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग की जाए, लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट गुड्स में इंसेंटिव्स दिए जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो ग्रीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज मतलब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी बात की जाए। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन द फाइनेंस सेक्टर टू मेक श्योर डिकार्बनाइजेशन हैपेंस वेरी एफिशिएंटली। Now we have this topic number 5.1.2 टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फॉर डीकार्बनाइजेशन। तो अब आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। डीकार्बनाइजेशन के लिए पहले हम लोगों ने जैसे क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात की थी, अब हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को 25% एमिशन अगर कट करना होगा ना, तो हम लोगों को बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजीज है ना इन देयर अर्ली अडॉप्शन, वो अभी 40% तक को एड्रेस कर सकती हैं। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाई एडवांस डिजिटल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि एमिशन लिंक्ड डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखो इसमें क्या होगा ना, अगर ये क्वेश्चन मेंस में आएगा ना, तो मेंस में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना कि यार ये डीएसएस क्या होता है। ठीक है, आपको वहाँ पर ही कीवर्ड्स लिखने होंगे, एमिशन लिंक्ड डीएसएस, एडवांस एनर्जी सिनेरियो मॉडलिंग, ये कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक तो GS3 में आएगा एनवायरनमेंट की और 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उस 3 में से भी आप ये कितनी जगह लिख पाओगे, तो इतना ही टाइम उस चीज़ को समझने में देना जितने उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। पार्टनर द इकोसिस्टम इनेबलमेंट, जॉइंट रिडक्शन इनिशिएटिव्स, डेवलप एंड प्रमोट एमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज, री इंजीनियर, री इमेजिन, रोबोट और इन्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, ऐसी चीज़ें ना एग्जामिनर को भी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। एनर्जी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स लेके आना और सेक्टोरल बॉडीज क्रिएट करना, ताकि सबके कलेक्टिव एफर्ट्स को हम लोग आउटपुट को हम लोग यूज़ कर सकें। मोबिलाइज द इन्वेस्टर इंटरेस्ट विद पब्लिक सेक्टर बैकिंग, ऑलराइट।
इंक्रीज लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अगर क्लाइमेट फाइनेंस में आप देखोगे, वी वर टॉकिंग अबाउट 85% एंड 15%। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो वो डोमेस्टिक की भी बात कर रहा है और वो फॉरेन की भी बात कर रहा है। देन PLI schemes already we have understood. So this is something you can approach to expand and reinvent the business model. Reimagine करो, re-engineer करो, reboot करो, invent करो। अब इसको डिटेल में आपको समझने में कितनी प्रॉब्लम है। आपको reimagine का मतलब पता है, आपको re-engineer भी समझ में आता है, reboot भी आता है, invent भी आता है। So now try to pick up these sub topics in a way कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसी तरीके से आगे चलते हैं 5.1.3 कार्बन मार्केट टू एड द डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, इसमें पहले हमें कार्बन ट्रेडिंग के बारे में समझना पड़ेगा। कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों को एक लेवल बताया गया था। फॉर एग्जांपल कि 100 का एक स्केल बताया गया था कि आप 100 तक एमिशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी ए जो होती है ना, वो 100 की जगह 110 का एमिशन कर देती है, एंड वहीं पर हमारी जो कंपनी बी होती है ना, वो मे बी 80 का एमिशन कर देती है। तो बी के पास कितना हो गया, बी को 20 का एडवांटेज मिल गया, 20 का स्पेस है कि 20 यूनिट तक और एमिशन कर सकती है। वहीं पर ए के पास में -10 चला गया। अब क्या होता है ना, एक मार्केट क्रिएट होता है, उस मार्केट के अंदर ना ए क्या करता है कि ना 10 यूनिट्स ना खरीद लेता है बी से, और बी को पैसा दे देता है, और बी एक सर्टिफिकेट इस मार्केट के थ्रू ए को मिल जाता है। तो ये होती है कार्बन ट्रेडिंग। ऑल राइट, तो व्हाट वी कैन डू इज, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, उन्होंने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम निकाली है डीकार्बनाइजेशन के लिए, ताकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह होते हैं ना, उनकी ट्रेडिंग के कुछ प्राइसेस वगैरह फिक्स कर सकते हैं। जो पैट स्कीम थी हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज परफॉर्मेंस, अचीव एंड ट्रेड। ये टॉपिक डिटेल में आपको एक बार पढ़ लेना। वैसे अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कभी भी यूपीएससी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ लेगा कि जो पैट मैकेनिज्म है कहाँ काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन ट्रेडिंग में काम करता है। ये देखो, टू रीड मोर अबाउट कार्बन ट्रेडिंग गो टू द आर्टिकल 5.5 ऑफ मार्च मंथ। अच्छा, मैंने आई थिंक मे वो अप्रैल बोला था, वो मार्च मंथ का टॉपिक है, या मेंशन भी है। एंड अगर आप तो वीडियोस में चाहो वहाँ पर देखो मार्च मंथ की, उसमें आपको थंबनेल में दिख जाएगा एनवायरनमेंट, और उसमें जाके यू कैन स्टडी। अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक बार सुन लिया तो बस अवॉइड दैट। वी हैव दिस टॉपिक नंबर 5.1.4 बायोफ्यूल अपॉर्चुनिटी इन डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, बायोफ्यूल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया गया फ्यूल। बायोफ्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, जो बायोमास होता है ना, उसी को हम लोग लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको हमारे जो ऑटोमोटिव फ्यूल्स होते हैं उनके साथ हम लोग ब्लेंड कर देते हैं। इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट की बायोफ्यूल्स। हम लोगों ने टारगेट पहले पढ़ लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बायोफ्यूल के लिए वो है कौन से जनरेशन की कौन से होते हैं, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मे भी कभी पूछ लेगा। तो फर्स्ट जनरेशन के जो होते हैं एडिबल बायोमास, यानी कि वो चीज़ इसको आप खा सकते हो। शुगर बीट हो गया, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं चकुंदर बोलते हैं। शुगर केन गन्ना हो गया, वीट है, कॉर्न है, ऑयल क्रॉप्स है, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। सेकंड जनरेशन का जो बायोमास होता है हम लोग उसको खा नहीं सकते, लाइक वुड, ग्रास, स्ट्रॉ, वेस्ट, आप इनको खा नहीं सकते। थर्ड जनरेशन का बायोमास बनता है अलगल बायोमास, माइक्रो अलगी और मैक्रो और माइक्रो अलगी से। फोर्थ जनरेशन का बनता है यूजिंग दीज मेथड्स, पायरोलाइसिस, सोलर टू फ्यूल, ये हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs बोलते हैं हम लोग इनको। अब पायरोलिसिस क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर उसको बर्न करके एकदम कन्वर्ट कर देना। ये जब आप लोग अपना एनवायरनमेंट का स्टैटिक पढ़ते हो ना बुक से, अगर कोई शंकर की बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ते हो, वहाँ पर भी आप पढ़ते हो, तो एक तरीके से आपका ये रिवीजन भी हो गया है। तो यहाँ पर इन फ्यूल्स के बारे में बताया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे में, एंड देन कौन से पर्टिकुलर बायोफ्यूल का इंडियन मार्केट में क्या स्टेटस है, उस फ्यूल को क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं और कौन सी पॉलिसी से हम उस पर काम कर सकते हैं। तो बायो इथेनॉल का था, इंडिया ने 2022 में 10% का टारगेट अचीव कर लिया था। अब हमारे पास 2025 का टारगेट है कि हम लोगों को 20% की ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना है। प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग शुगर केन की ना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो वाटर यूज़ है, हम लोग इरिगेशन पे डिपेंडेंट है और हम लोग सीजनल रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग उसका सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही फर्टिलाइजर का भी हम लोग ओवरडोज यूज़ करते हैं, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो किसानों को अपना फाइनेंस मैनेज करने की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इनोवेशन ला नहीं पा रही है इसमें। अभी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, उसके कारण टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एडवांस बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ऐसी प्रोडक्शन क्रॉप्स की बात कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट पे कोई बर्डन ना बने। हम लोग फीड स्टॉक के प्राइसिंग मैकेनिज्म पे काम कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन सिस्टम ला सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। सो फ्यूल है, मार्केट में क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस है और क्या पॉलिसी इंटरवेंशन है। बायोडीजल के अंदर, बायोडीजल बनाते कैसे, देखो वेजिटेबल ऑयल को आप लोग कन्वर्ट करते हो, ठीक है। हमारे लिए बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम लोग 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करेंगे, ओके। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास रॉ मटेरियल की, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा होता है। जो इंसेंटिव्स फॉर द व्हीकल, जो कंपनी, अब ऐसा नहीं कि बायोडीजल आप बना दोगे,
जो गाड़ी का इंजन होता है ना वो भी कंपैटिबल होना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो गाड़ी डिज़ाइन करते हैं उनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती कि वो नया इंजन ऐसा डिज़ाइन करे, इसलिए इसका जो कन्वर्जन है ब्लेंडिंग का वो भी कंपैरेटिवली हमने कम परसेंटेज में लिया था। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द डायरेक्ट सेल विदाउट ब्लेंडिंग। हम लोग इसके अंदर यूज्ड कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बायोडीजल में। हम लोग इसमें जो फीड स्टॉक होता है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से बायोडीजल को बनाते हैं उसमें हम लोग रिसर्च और ऐड कर सकते हैं। CBG कंप्रेस्ड बायोगैस, इसमें एनएरोबिक डीकम्पोजिशन से इसको बनाते हैं। जो बायोगैस होती है ना, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाई गई जो गैस होती है, तो ये सारे जब अगर आप इनको हाई कंप्रेशर में बीट करते हो ना, इनकी जो गैस बनती है उसका अगर आप फिर एनएरोबिक डीकम्पोजिशन, एनएरोबिक मतलब होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके तहत हम लोग बनाते हैं CBG कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की एक स्कीम है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांजिशन। इसमें प्रोडक्शन की बात की थी, डो नॉट रिमेंबर द प्रोडक्शन, बस जस्ट आइडिया रखो कि हाँ प्रोडक्शन को लेकर बात की गई थी। तो इसमें इक्विपमेंट जो बनाता है ना इसको कंप्रेस करने का वो बहुत महंगा पड़ता है एंड सस्टेनेबल नहीं है इतना ज़्यादा, टेक्नोलॉजिकल इशूज़ ज़्यादा है यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग ना बायोमास से क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और इंसेंटिव दे सकते हैं। उसके अलावा जो वेस्ट हो सकता है ना उसको डायरेक्टली बायोगैस के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है। तो दीज आर और द स्कीम्स। तो मुझे लगता है कि जो भी सब टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके प्रीलिम्स में आने के चांसेस ज़्यादा है। ये आप थोड़ा बहुत मेंस में लिख दो, अदरवाइज ये टॉपिक तो एक्चुअल में कार्बन ट्रेडिंग का डिटेल में पढ़ सकते हो। और टेक्नोलॉजी वाले में आई थिंक यू कैन जस्ट इवन इग्नोर, बस ये याद रख लो, सजेशन में लिखने के काम आएगा। देन ये क्लाइमेट फाइनेंस में मैंने आपको बताया था कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन द सजेशंस। एक और बचा है आई थिंक 5.1.5, हाँ ये छोटा सा भी बचा है, ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर द डीकार्बनाइजेशन। ओके, इंडिया में अब हम लोग हाइड्रोजन का जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन फ्यूल हम लोग बनाते हैं यूजिंग द हाइड्रोजन, उसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वाटर के जो हाइड्रोजन कलर स्पेक्ट्रम, अच्छा इसको बाद में पढ़ेंगे, चलो ठीक है, स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। अब हाइड्रोजन किस किस सोर्स से जनरेट होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पॉल्यूशन करती है कितना नहीं करती। वैसे हाइड्रोजन फ्यूल को हम लोग क्लीन फ्यूल कंसिडर करते हैं। इंडिया में 99% जो हाइड्रोजन की डिमांड है ना वो 2 सेक्टर से आ रही होती है, एक हमारा रिफाइनरी का हो गया और हमारा फर्टिलाइजर का हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ में चैलेंजेस क्या आते हैं, कॉस्ट बहुत लगती है हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में, टेक्नोलॉजी अभी हमारी उतनी तैयार हो नहीं पाई है एंड जिसको कन्वर्ट करने के लिए ना उसमें एनर्जी का बहुत लॉस हो रहा होता है हर एक स्टेज पर। फिर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी दूसरे सोर्सेज से भी है, इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट कर पाने में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग इतने एडिक्वेट फ्रेमवर्क्स बना नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, इसके सर्टिफिकेशन पे काम करना पड़ता है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि ना हम लोग इसको लो कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन अलाउ कि हाइड्रोजन को हम लोग नेचुरल गैस के साथ मिक्सिंग करेंगे, अगर ब्लेंडिंग करते हैं जो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है नेचुरल गैस का, तो हमको हो सकता है कि नेचुरल गैस भी सस्ती पड़ जाए। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन वर्क अपॉन। PLI स्कीम्स पे काम कर सकते हैं, पार्शियल एग्जाम्पशंस दिए जा सकते हैं ग्रिड के ऊपर टैक्सेस में, ये कुछ सजेशंस है यू कैन वांट यू कैन पुट अप। अब क्या होता है ना कि हाइड्रोजन को आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, किस सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप उससे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस करते हो तो हम उसमें वाटर के साथ तो ग्रीन, इसको समझो जरा, नेचुरल गैस बनती है, स्टीम रिफॉर्मेशन पायरोलिसिस, अलग अलग कलर दिए गए हैं, ब्राउन कोल गैसिफिकेशन से तो ब्राउन में, ब्लैक कोल गैसिफिकेशन से ब्लैक कलर कोडिफिकेशन, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन का प्रोसेस। तो ये सोर्स हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए आपने सोर्स क्या यूज़ किया था। वैसे ये वाला चार्ट ने इन्होंने इतना अच्छा बनाया नहीं है, इवन अगर आप विजन की मैगजीन का कंपाइलेशन भी चेक करोगे ना एनवायरनमेंट का, उसमें जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो अपनी जो PT 365 आती है ना उसको जब हर कोई पढ़ के जाता है तो उसमें ना ये आता है हर साल, पिछले 2 सालों तक तो आया था हाइड्रोजन का चार्ट। ये थोड़ा इतना अच्छा एडवांस नहीं था बट ये हम लोगों ने जब टॉपिक डिटेल में कवर किया था तभी आ गया। तो जब आप जाओगे ना एग्जाम देने तो PT 365 तब तक वो आ जाएगा, सो डोंट वरी, क्योंकि अभी आ गया है, नेक्स्ट ईयर की PT में ये लोग इस चार्ट को और बेटर करके PT में कवर कर देंगे। तो इसको छोड़ के वो चार्ट वहाँ से पढ़ लीजिएगा और ये प्रीलिम्स में आने वाली चीज़ है। तो ये वाला टॉपिक नंबर 5.1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक नंबर 5.2 गैस बेस्ड इकोनॉमी। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया में जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है ना थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि हम लोग पहले से कम नेचुरल गैस को यूज़ कर रहे हैं और पिछले साल के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो हमारा लिए ये बात खुशी की है या फिर चिंताजनक है, तो एक्चुअल में चिंताजनक बात है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इंडिया ना गैस बेस्ड इकोनॉमी हो जाए। अभी इंडिया क्या है, अभी इंडिया फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी, मतलब क्रूड ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। हम लोग कोल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग डीजल कैरोसिन। तो हम क्या चाहते हैं, नेचुरल गैस का हम लोग इकोनॉमी में उसको कन्वर्ट कर दें। क्यों करते हैं, नेचुरल गैस से क्या फ़ायदा होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, आपके घर में अगर जो घर में जो किचन है, किचन में जो चूल्हा होता है, जो गैस स्टोव होता है,
उसमें हमारे पास नेचुरल गैस होती है, वो गैस जलती है तो वो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रही है, बट वो कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती। आपने कभी देखा आपके किचन के अंदर पॉल्यूशन हो रहा होता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दैट गैस, तो ये फ़ायदा होता है। अच्छा, वो जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, प्लस कोयला जो होता है, कोल जो होता है हमारा, तो ये पॉल्यूशन कैसे करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैस भी उसी कंपोनेंट से आ रही होती है। तो जो कोयला होता है और जो ऑयल होता है ना, इसमें ना अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं। जब इसको हम कंबस्ट करते हैं ना, जलाते हैं, तो इसमें कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं, एंड उस कारण से, और जो गैस वगैरह होती है ना, वो उसके एक रेजिडुअल काइंड ऑफ निकलती है। जब ज़मीन में रहता है तो वो सारी की सारी सॉइल में ट्रैप हो जाती है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचुरल गैस क्या होता है, कितने टाइप की होती है, इंडिया में इसके टर्मिनल्स कहाँ कहाँ हैं, इंडिया का इंपोर्ट कितना है, गैस बेस्ड इकोनॉमी की क्या सिग्निफिकेंस होने वाली है इंडिया स्पेसिफिकली, उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, और अभी तक हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए। इट्स सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन का थोड़ा सा समझ लो। जनरली ऑर्डरलेस होती है, ऑर्डर मतलब इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, आप यू कैन नॉट स्मेल द नेचुरल गैस। घर में जो आपके आती है ना, जो एलपीजी होती है, उसमें ना एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐड किया जाता है, आई थिंक ब्यूटेन ऐड करते हैं, तो उससे वो स्मेल आती है ताकि उसका लीकेज का पता चल जाए। अदरवाइज उसका जो कंबशन वाला जो कंपोनेंट है ना, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। उसके अलावा भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। तो टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही कॉरोसिव होती है, और इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, एंड फ्लेमेबिलिटी रेंज भी इसकी थोड़ी सी नैरो होती है, यानी कि जल्दी आग पकड़ सकती है ये। तो दो तीन तरह की होती है। तो कन्वेंशनल नेचुरल गैस होती है, जो कि हम लोगों को क्रैक्स में, जो ज़मीन में जो दरारें होती है वहाँ मिल जाती है। कुछ होती है अनकन्वेंशनल, जो कि हमको शेल से या सैंडस्टोन से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। एक होती है एसोसिएटेड नेचुरल गैस, जो कि हमको क्रूड ऑयल के डिपॉजिट के साथ मिलती है, और होती है कोल बेड मीथेन, जो कि इनको कोयले के डिपॉजिट में मिलती है। इनका हल्का हल्का आइडिया ज़रूर रखें, इनको इग्नोर ना करें, ये चीज़ें काम आ जाती हैं। अगर हम लोग इंडिया के इम्पोर्ट की बात करते हैं, तो इंडिया में मोस्टली जो मेजरली हम लोग नेचुरल गैस ले रहे हो कतर से ले रहे होते हैं, यानी कि मिडल ईस्ट से इंडिया का मोस्टली गैस आ रहा होता है, उसके बाद यूएसए से, और फिर यूएई से। तो अगर आप देखोगे तो कतर और यूएई तो पूरा का पूरा रीजन मिडल ईस्ट में ही फॉल करता है। सो इफ़ यू ऐड 43 एंड देन 13, इट बिकम्स कितना 55। तो 55%, मोर देन 50% हम लोग मिडल ईस्ट से ले रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा हम लोग यूएसए से भी लेते हैं। यूएसए में भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इंडिया में कुछ टर्मिनल्स हैं, और उसको कौन सी कंपनी कंट्रोल करती है, तो एलएनजी के जो टर्मिनल्स हैं इंडिया में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दहेज गुजरात में है, हजीरा गुजरात में है, और दबोल महाराष्ट्र में। ये तीन नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में कभी आपसे फ्यूचर में पूछ लिए जाएंगे। और कुछ हैं जो ऑलरेडी जो पाइपलाइन में मतलब कि वो बन रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। एक धामरा है ओडिशा में, जयगढ़ है महाराष्ट्र में, और जाफराबाद है गुजरात में। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात एंड ओडिशा, इनमें ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, दे ऑल आर द कोस्टल स्टेट्स। ये सारे के सारे ओशन के पास हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की, हमेशा याद रखना, हिंट मिलेगा आपको एग्जाम में। कंपनी आपको याद करनी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टर्मिनल्स के नाम आपके लिए जरूरी है, खास करके दहेज, हजीरा, धबोल, ये तीन नाम अक्सर टॉपिक्स में पढ़ने को मिलते हैं। हु नोज यूपीएससी कल को फ्यूचर में पूछ लेगा, और ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके। हाँ, अगर मेंस में आपको कोई नेचुरल गैस का कोई टॉपिक आता है, तो आप ये मैप बना करके इंडिया का खटाक से ऐसे आप मैप बनाएंगे, और आप इधर दिखा सकते हैं कि भी गुजरात के यहाँ पर ऐसे हैं। तो अगर हम लोग इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हमारा जो एनर्जी मिक्स होगा उसमें हम लोग नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा उसका शेयर होना चाहिए। करंटली ये 6% है, और आने वाले अगले 7 सालों में हम इसको 15%, ऑलमोस्ट डबल तक कर देंगे। फ़ायदा ये होगा, हमारे पास एक क्लीन एनर्जी का सोर्स होने वाला है। इसका जो जब एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 40% कम होता है कोयले से, और 20% लेस होता है हमारा ऑयल से। फिर इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, है ना, जैसे कि कुछ जो PM 2.5 वगैरह हो गया, सल्फर ऑक्साइड वगैरह के होते हैं, उन सब कंपैरेटिवली ये कंपोनेंट्स में बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जो कोल वाले प्लांट्स होते हैं उनके मुकाबले नेचुरल गैस से, जो हमने ऊपर भी एक पॉइंट पढ़ा था ना इसका, इट हैज़ इग्निशन टेम्परेचर भी इसका हाई होता है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। रैपिडली इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एफिशिएंटली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एनर्जी का बहुत ही वर्सेटाइल सोर्स होता है, क्योंकि इसको वर्सेटाइल मतलब कि डाइवर्सिफाई कह सकते हो आप, कितने पावर ग्रिड में इस्तेमाल कर लो, हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर लो, होम कुकिंग में इस्तेमाल कर लो। बैकअप के लिए मतलब जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनके अगर हमारे वो काम ना करें, तो उसके बैकअप में हम लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पावर कंपनीज वगैरह में भी। एंड फ्यूचर में एक रिलायबल पावर सोर्स बनने के लिए हमारा जो विजन है कि हम लोगों को इंडिया में 24/7 पावर होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ही यूजेबल चीज़ है। इवन अर्बन एरियाज़ में हम लोग उसको कुकिंग के लिए, हीटिंग में, कूलिंग वगैरह में, दोनों जगह पर, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, दोनों तरह की फैसिलिटीज़ में इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड।
इंडिया ने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, जैसे कि जो नेचुरल गैस की जो गाइड प्राइसिंग वगैरह थी ना, उसमें इंडिया ने उसमें रिसेंटली एक कमेटी बैठाई गई थी, कीर्ति पारेख। ये कमेटी का नाम प्लीज़ याद रखिएगा, ये मेंस में लिखने से मार्क्स मिलते हैं आपको। तो उन्होंने इनकी प्राइसिंग को थोड़ा सा रिवाइज करने की बात की थी। तो उन्होंने इसमें ना एक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को कहा था कि इसको बेंचमार्क बना दो। बेंचमार्क मतलब एक अपर लिमिट बना दो कि उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए फिर। तो उस पर काम चल रहा है। तो उसमें यही कहा था कि खास करके जो हम लोग क्रूड को और जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो पहले हम लोग उसको ना बाई एनुअल तरीके से रिवाइज करते थे। अब उन्होंने कहा कि काम करो, इसको मंथली रिवाइज करो। मंथली रिवाइज करने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि जो मार्केट का प्राइस बाहर होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग कम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एनुअल तरीके पर ना हमें पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी में था, उसके बाद फिर जुलाई में करना था। अब जनवरी में प्राइस था हाई, ठीक है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में प्राइस नीचे चला गया, जुलाई में फिर ऊपर आ गया। तो आपने जब रिवाइज किया वो फिर से आपने हाई कर दिया, बट देखा कि बीच में कई महीनों तक प्राइस नीचे रहा था। तो अगर हम इसको मंथली रिवाइज करेंगे ना, तो जो कंज्यूमर होगा ना एंड पॉइंट तक, उसको भी सस्ता पड़ जाएगा। फिर हाइड्रो कार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो पहले ना ये नेल्प हुआ करता था, हम लोग आगे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हेल्प और नेल्प को, तो मैं वहाँ समझाता हूँ इसको। इंडिया गैस एक्सचेंज लॉन्च किया गया था अपने आप पे। अब गैस एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? टेलीफोन एक्सचेंज सुना होंगे आप लोगों ने, पहले स्टॉक एक्सचेंज सुने होंगे। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? शेयर की खरीद और बेच की जाती है। ऐसे ही गैस एक्सचेंज के अंदर भी गैस के लिए कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कौन बेचेगा, कंपनीज आपस में गैस एक्सचेंज पे मार्केटिंग करती है। टैरिफ वगैरह दिए गए थे नेचुरल गैस की पाइपलाइंस के लिए, और मतलब गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। हम लोगों ने चैलेंज टर्मिनल्स की बात की थी कि कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड फ्यू आर इन पाइपलाइन, मतलब ये ऑलरेडी इन पे काम चल रहा है। तो दीज आर द इनिशिएटिव दैट हैव बीन टेकन सो फार। एक एक दो आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। अब चैलेंज क्या आता है? चैलेंज आता है कि यार शिफ्ट कैसे किया जाएगा, कितने सालों में कितना शिफ्ट करना है, कितना क्रूड को इंपोर्ट करना है। तो एस्टिमेट लगा पाना कि पिछले सालों में इतना किया, आगे इतना कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत फास्ट हो रहा है हर एक फील्ड में, हर एक डायमेंशन में। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि राइट नाउ हमारा जो 50% डिमांड है ना, वो इम्पोर्ट से आ रही है, हम जो बाहर से ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को अपनी, अगर हम लोग इम्पोर्ट बंद करेंगे ना, तो हमारे पर जियो पॉलिटिकल डिपेंडेंस भी आ सकती है। बेसिक अभी क्या है ना, आप दूसरी कंट्री से ले रहे होते हो, ठीक है, इंडिया अगर कतर से ले रहा है, यूएई से ले रहा है, यूएसए से ले रहा है, अगर हम लेना बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ पर एनर्जी की प्रॉब्लम आ जाएगी। और उनसे ले रहे होते तो कहीं ना कहीं हम पे अपना जियो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं। लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव पैरिटी, पैरिटी वर्ड का मतलब होता है इक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि कोयला जो है ना, कोयले के ऊपर जो जीएसटी वगैरह लगता है वो 5% लगता है, लेकिन नेचुरल गैस को भी राइट नाउ जीएसटी के बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसको जीएसटी से ज़्यादा हायर रेट के ऊपर इसकी टैक्सिंग की जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब अगर इसको ये तो जीएसटी में लेके आ जाओ और 5% के पास ले आओ, तो ताकि थोड़ा कम हो जाएगा। बाहर रखने का मतलब ये था कि इसको हायर करने के लिए। डीकार्बोनाइजेशन में कुछ खास ऐसी मदद कर नहीं रही है। डीकार्बोनाइजेशन का पूरा टॉपिक हम लोगों ने पीछे समझा। तो यहाँ से एक पॉइंट ये आपको मिल गया कि नेचुरल गैस ना कुछ खास सपोर्ट नहीं कर पाएगी शायद, क्योंकि इसमें CO2 तो होता ही है। पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं, बट CO2 इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ये टेम्परेचर को राइज करने में मदद करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स है, सिंस हम लोगों ने इसमें देखा भी था ऊपर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर की इसकी फ्लेमेबिलिटी रेंज है वो काफ़ी नैरो होती है। तो इस चीज़ों को जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लंबी लंबी पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, पाइपलाइन में कोई लीक नहीं हो सकता है ना। और अगर आप घरों में कुकिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ में आती हैं, CNG जो LPG आती है, वो पाइपलाइन से भी आती है, तो उसमें कभी लीक हो जाए तो इश्यू हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकता है। एक्सट्रैक्ट करोगे, ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती है, मशीनें लगती है, तो ज़मीन का डिस्टर्बेंस होता है प्रोडक्शन में, है ना। और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहा है, तो एनवायरमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम करें क्या फिर? जो कीर्ति पारेख पैनल की जो रिकमेंडेशन थी ना, उनकी बाकी भी रिकमेंडेशन थी। उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल गैस की प्राइसिंग होगी ना, उसको मार्केट डिटरमाइन कर दो। और मार्केट डिटरमाइन क्या होता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम होता है। एक होता है गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अभी राइट ना वही चलता है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है। क्या होता है कि अगर 50 रुपये लीटर आ रहा होता है ना, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, गवर्नमेंट 80 पे बना के रखती है, ताकि गवर्नमेंट अपना रन करती रहे। और हो सकता है मार्केट में आगे फिर वो 30 रुपये हो जाएगी, तो गवर्नमेंट अपना 80 का बना के रखती है। क्यों? कि कल को जब 30 के बाद 50, उसके बाद दोबारा ये 70 जाएगी ना, तो गवर्नमेंट फिर उसको 80 का बना के रखती है। तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है। इसलिए पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसलिए पेट्रोल को GST के अंडर नहीं रखा गया था। तो ये कहना चाह रहे हैं इसको मार्केट डिटरमाइन कर सकते हो एंड डिमांड को सिमुलेट करो, कौन से सेक्टर में रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर टैक्स बेनिफिट दे सकते हो, कुछ जगह सब्सिडी दे सकते हो। और इस बात को ध्यान में रखें कि कौन से सेक्टर में काम कर रही है, ऐसी स्कीम्स निकालो। वो जैसे PLI स्कीम होती है, वो सेक्टर वाइज होती है। तो हम लोग नेचुरल गैस को ध्यान में रख के कुछ टारगेट स्पेसिफिक स्कीम बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सेंटर स्टेट प्राइवेट सेक्टर को आपस में अगर कोलैबोरेट कर जाएंगे तो गैस वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी यूटिलिटी बढ़ सकती है। इंपोर्ट कहाँ से करते हो उसको डाइवर्सिफाई कर दो। एक कंट्री से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट मत करो। टू मच ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम कतर क्रिएट्स आवर जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंस ऑन कतर।
है ना, दूसरी कंट्री से भी और इम्पोर्ट कर, अंगोला है, ओमान है, नाइजीरिया हो गया, इनसे ज़्यादा अगर इम्पोर्ट करोगे तो इनके ऊपर ये कंट्रीज हमारे पे इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकती। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन नॉट जस्ट फ्रॉम द कंट्रीज बट ऑल्सो फ्रॉम द सोर्स, लाइक वाई टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस ओनली, है ना, हम लोग दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। अपना खुद का प्रोडक्शन इंक्रीज करो, इंसेंटिवाइज करो अपने यहाँ पे कंपनीज को कि थोड़ा सा वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं, रिसर्च डेवलपमेंट किया जा सकता है, एंड एक सिंगल गैस सिस्टम बना सकते हैं, वन नेशन वन गैस ग्रिड का, जैसे बाकी चीज़ों पे गवर्नमेंट चल रही है ना, वन नेशन वन इलेक्शन करके, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो गैस का भी ग्रिड बना सकते हैं इंडिया में। अब ग्रिड मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि अपना ये इंडिया का ऐसे मैप बनेगा, भी अजीब सा मैप है, तो हम लोग कुछ ग्रिड बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट स्ट्रक्चर्स, इस जगह से उस जगह पहुंचाना होगा तो हम लोग कनेक्टिंग पॉइंट्स बना सकते हैं, ऐसे टर्मिनल्स बन जाएंगे फिर, ठीक है। अब इस टर्मिनल से हमको कहीं ऊपर नीचे पहुंचाना होगा गैस को, है ना, तो वी कैन क्रिएट शॉर्ट रूट्स, इसे बोलते हैं ग्रिडिंग। तो आप लोगों को मालूम होगा ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। अच्छा, ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा नेचुरल गैस वाला, दिस इज मिक्स प्रीलिम्स और मेंस, ये टॉपिक दोनों जगह पूछा जा सकता है, सो डू नॉट इग्नोर एनी पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। एनवायरनमेंट सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है 5.3.1 सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, इनको कंजर्वेशन, कैसे इनका कंजर्वेशन बेटर किया जा सकता है, उस चीज़ को लेकर के। तो 9 फ्लाईवेज हैं, एक बार जरा मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो जैसे वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है ना, इस वर्ल्ड मैप में ना ये कुछ वेज है, ये आपको याद नहीं करना है मैप बिल्कुल भी, जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हाँ, अब जैसे हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया वाले रीजन में अगर आप देखोगे, ये वॉलेट वाला एक आपको वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे दिखाई देगा। अब फ्लाईवे का मतलब होगा कि ये वो रूट है जो माइग्रेटरी बर्ड्स, जो पंछी होते हैं ना, एक रीजन से दूसरे रीजन में आते हैं, वो इस रूट को कवर करते हैं, इस रूट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो ये वेदर पे, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ये माइग्रेटरी जो स्पीशीज होती है उनके लिए होता है। इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स का एंड उनके हैबिटेट का, ये है 5 साल का प्लान। और बस इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट इसमें हालांकि जो कन्वेंशन है वो है माइग्रेटरी स्पीशीज़ का, इसको हम लोग बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, सो ये नाम आप याद रखिएगा। इस टॉपिक में इतना ही था। इनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि इनके बर्ड्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके जो जैसे लेक्स वगैरह के पास आके रुकते हैं, ठहरते हैं कुछ समय के लिए, तो वो कंजर्वेशन एफर्ट्स में आएगा, उन लेक्स को रिवाइव करके रखना। देन वी हैव चीता प्रोजेक्ट, NTCA हम लोग नाम सुनते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। ये जो स्टीयरिंग कमेटी होता है ना, ये डायरेक्शन देने के लिए होती है एक्चुअली, ताकि जो चीता प्रोजेक्ट है ना उस पर ध्यान रखा जा सके। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो प्रोजेक्ट चीता है, ये वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, पहला है, ओके। इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो गया, 2 कॉन्टिनेंट के बीच में, ओके। लार्ज वाइल्ड कार्निवोर, कार्निवोर आप समझते होंगे वो जानवर जो मांस खाते हैं, उनको कार्निवोर बोलते हैं। उनके ट्रांसलोकेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है। अब चीता एक कीस्टोन स्पीशीज होता है, तो कीस्टोन के अलावा आपको और भी कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे, जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज होते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज होते हैं, जैसे टाइगर के बारे में हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज है। तो जब आप लोग अपना ये पढ़ते हो ना, बेसिक स्टैटिक पढ़ते हो एनवायरनमेंट का, वहाँ पर ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, इनके लिए टेंशन मत लेना इन चीज़ों की। थोड़ा आइडिया रखना प्रोजेक्ट चीता के बारे में, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटर कॉन्टिनेंटल है, ये इंडिया स्पेसिफिक ही नहीं है। तो ये जो कमेटी वगैरह थी, उन्होंने कुछ बात की थी कि प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, एंड कब से जो चीता का हैबिटेट होता है उसको इको टूरिज्म के लिए कैसे ओपन करना है, एंड कैसे लोकल कम्युनिटीज़ को प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ में एनरोल कर सकते हैं। दीज आर ऑल द सजेशंस दैट हैव कम अप। टाइगर ट्रांसलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का पहला इंटरस्टेट ट्राइगल ट्रांसलोकेशन जो है वो फेल हो गया है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि फेल हो गया है, ठीक है, हम समझेंगे। टाइगर का रीलोकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 2018 में। किसने किया था? NTCA ने ही किया था, पिछले टॉपिक में जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। उसमें 2 बड़े कैट्स को, कैट मतलब जो टाइगर है, वो सारे के सारे कैट की स्पीशीज से आते हैं, उनको ट्रांसलोकेट करना था। एक मेल था जो शेर था, उसका नाम महावीर था, और दूसरे जो फीमेल थी उसका नाम सुंदरी था। तो महावीर को कान्हा टाइगर रिजर्व से और सुंदरी को बांधवगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में, इनको लेके जाना था ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। काम क्या था, कारण क्या था, क्योंकि उस रीजन के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो एक मेल फीमेल को ले जाकर के वहां पर ब्रीडिंग करा करके उस एरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहती थी। प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया? पुअर प्रे ऑगमेंटेशन, क्योंकि इन जानवरों को वहां जाके इतना शिकार नहीं मिला, ठीक है। स्टाफ इतना कैपेबल था नहीं कि इनको ट्रैक कर पाए, इनकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाए, और जो भी प्रोटेक्शन वगैरह थी वो प्रॉपर नहीं दे पाए। फंड्स इतने अप्रूव नहीं हो पाए, टाइमली डाइवर्ट हो जाते थे, टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उस एरिया में होते रहते थे।
अब इस टॉपिक में और क्या चीज़ है जो आप याद रखने की है, वो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में और बांधवगढ़ के बारे में। एनटीसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब होता है एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया था। तो 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2 वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, महानदी और सतकोसिया, उसके दोनों के मिलकर बनाया गया है। ये सिमलीपाल के बाद ओडिशा का सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है और इसमें अभी तक कोई ऐसी बड़ी कैट नहीं है। कैट मतलब टाइगर, लायन वगैरह बड़े वाले यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क बहुत पॉपुलर है, जो मध्य प्रदेश के सतपुरा से उसकी मैकाल रेंज में है। ये पहाड़ों के नाम भी आपको याद करने होंगे, आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क विंध्या रीजन में है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है 2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन दिए थे कि इसमें एक अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। अब वो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, वैसे तो 2022 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था और उसमें जो 6 शेड्यूल थे उनको रिड्यूस करके 4 शेड्यूल कर दिया गया था। वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जब भी कोई अमेंडमेंट आता है एक्ट का वो कवर हो जाता है। अब क्या किया गया? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह की ब्रीडिंग में, कैप्टिविटी में किसी जानवर को अगर अपनी गिरफ्त में रख के उसकी ब्रीडिंग वगैरह करवाएगा ना, या फिर किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली प्रोपगेट करेगा किसी शेड्यूल्ड स्पेसिमन को। अब शेड्यूल्ड स्पेसिमन का मतलब होता है कि ऐसा कोई जानवर जो इस एक्ट के शेड्यूल वगैरह में मेंशन्ड होता है, ठीक है, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले ये चीज़ लाइसेंस के बिना कर सकते थे। ऑलराइट, अब ये अपेंडिक्स 1 में कौन से आएंगे? एंडेंजर्ड एक्सोटिक एनिमल, रेड पांडा हो गया, कोई डॉग की स्पीशीज होती हैं, वुल्स होते हैं, कैट्स, एप होता है, चिंपांजी होते हैं, गिबॉन्स होते हैं, एंड प्लांट्स भी हैं। कुछ इंपोर्ट रूल्स इनके थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, वो होते हैं अपेंडिक्स 1 में ऑफ शेड्यूल 4। इससे पहले जो कैप्टिव ब्रीडिंग थी ना इन एक्सोटिक स्पीशीज की, वो साइट्स के अंदर आती थी, वो रेगुलेट नहीं होती थी पहले। अब उसको गवर्नमेंट ने कहा कि लाइसेंस रखो और रेगुलेट करना। सी बटरफ्लाई, ब्रिटिश की जो अंटार्कटिक सिक्योरिटी है, उन्होंने कुछ स्टडी किया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी जो बटरफ्लाइज होती हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है? ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो समंदर होता है ना पूरा का पूरा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है ना वो इंक्रीज करने लग जाती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये हमारे जो ओशन वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करती है। इसके कारण क्या होता है? उसका ना पीएच स्केल गिर जाता है। अब जो पीएच स्केल होता है वो होता है 0 से 14 का, बीच में उसमें हम लोग 7 कंसिडर करते हैं, बट यहाँ तक 7 होता है, फिर 8 होता है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल है। तो 7 से नीचे वाला जो रीजन होता है ना, अगर किसी भी लिक्विड की जो पीएच वैल्यू होती है अगर वो 7 से नीचे तो मतलब एसिडिक है, और 8 से 14 के बीच में होते हैं उसको बोलते हैं बेसिक, और बीच में 7 पर होती है तो हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो क्या होता है कि वो पीएच स्केल नीचे की तरफ गिरता है, 0 की तरफ आता है, यानी कि ओशन की एसिडिटी बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। उसके कारण क्या होता है कि वो बहुत सारा एसिडिक वाटर होता है और वो पानी में, मतलब ये जो सी बटरफ्लाई होता है इसको एग्जिस्ट नहीं करने देता। अब ये होती है सी बटरफ्लाई को जिस तरीके से दिखती है, ये कौन से ग्रुप से है, कौन सा साइंटिफिक नाम है, नो नीड टू रिमेंबर। गीको मिजोरामेंसिस, ये जो गेको होता है ना, ये छिपकली होती है, इसका एक साइंटिफिक सा नाम है। तो इसको लिजर्ड को हम लोग गेको की कैटेगरी में आती हैं। छोटी और कार्निवरस लिजर्ड्स होती हैं, ये जो वर्ल्ड के वार्म क्लाइमेट्स होती हैं अक्सर वहाँ पाई जाती है। इतना ही जानना था। अब ये क्या था न्यूज़ में, रिसर्चर्स जो है मिजोरम यूनिवर्सिटी के और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है जर्मनी का, उनको एक नई स्पीशीज मिली थी बस। तो आपको ये जानना है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि गेको, अब ये गीको बोलेंगे या गैको बोलेंगे वो आप देखिएगा। ये एक काइंड ऑफ लिजर्ड होती है, छिपकली। बाओआब्स, ये पेड़ होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े ट्रंक वाले पेड़ होते हैं, अफ्रीकन रीजन में खास करके पाए जाते हैं। ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में, ये थोड़े इनका ट्रंक वगैरह जो एरिया होता है ना, ये खाली सा होता है, सूखे से पेड़ होते हैं, राइट। तो भारत के अंदर जो भील ट्राइब है ना, सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, वहाँ इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं ये वाले पेड़, ओके। और तो उन्होंने ना इस चीज़ का, इस पेड़ की जो कटिंग वगैरह थी ना, उसको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था इस पेड़ को, तो उन्होंने इस भील ट्राइब ने इसको थोड़ा सा अपोज किया था। मुझे लगता है कि ना मैं एक बार आपको क्योंकि गूगल पे इमेज सर्च करके दिखाई देता हूँ, ट्रीज। तो क्या स्पेलिंग क्या थी, BAOBS, यही स्पेलिंग थी ना, बाओआब ट्रीज, अच्छा ये होता है। सो दीज आर द ट्रीज, ये ऐसे से कुछ दिखाई देते हैं ये पेड़। तो इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए ये अब अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया में बहुत कम पाते हैं। सेंट्रल एशिया में जो भील ट्राइब के रीजन है वहाँ पाए जाते हैं, बहुत कम है। तो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर इट दैट वे। वी हैव ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, RBI ने ज्वाइन किया है ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क को। ग्रीन वॉशिंग टैक्स, पहले तो हमें ग्रीन वॉशिंग समझना है।
प्रीलिम्स में ये टर्म पहले पूछा जा चुका है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है एक मार्केटिंग का तरीका होता है जिसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन ना अपने प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ को ऐसे दिखाती है कि वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, सोशल आउटकम्स बड़े पॉजिटिव हैं, अच्छा फायदा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के टर्म्स जब आते हैं ना तो आप इनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। ग्रीन और प्लस वॉश, ठीक है। आप लोगों ने एक टर्म ये सुना ना हो लेकिन आप लोगों ने कभी ना कभी वाइट वॉश जरूर सुना होगा। वाइट प्लस वॉश, हम लोग जब घर में सफ़ेदी कराते थे ना पहले, आजकल तो पेंट होता है, तो पहले सफ़ेदी होती थी उसको बोलते थे वाइट वॉश करना। उसमें क्या होता था कि आपकी दीवार के ऊपर सफ़ेदी कर देते थे, तो आपने क्या किया, आपने दीवार पे जो दाग धब्बे थे उन सबको मिटा के छुपा दिया। तो ग्रीन वॉशिंग भी ऐसे ही होता है, आप अपनी कंपनी में ऐसे दिखाते हो कि देखो हमने ये प्रोडक्ट बनाया, हमने ये सर्विस लॉन्च की, हमने ये किया, एनवायरनमेंट को ये फायदा करे, बट एक्चुअली में वो नहीं होता। और एक होता है ESG फ्रेमवर्क, एनवायरनमेंट और सोशल गवर्नेंस का। तो इस चीज़ों को एड्रेस करने के लिए RBI ने ना इस नेटवर्क को ज्वाइन किया था। इससे दोनों क्या करेंगे, अब RBI के पास भी एक विंडो होगी, इंडिया के फर्म्स और इनोवेटर्स होते हैं ना, वो इसके जो ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो एक सपोर्ट मिलेगा। ये जो नेटवर्क था 2019 में स्टार्ट किया गया था कुछ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के द्वारा। एंड ये क्या करते हैं कि जो भी कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं ना, जब कोई फाइनेंशियल सर्विस के रेगुलेशन होते हैं, कोई इनोवेशन वाला टॉपिक होता है, उसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। UNEP की रिपोर्ट आई है ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, ठीक है, तो रिपोर्ट है। अब UNEP बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, इसमें रिपोर्ट का टाइटल है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी। वो कह रहा है घर में जो आपका जो नल होता है ना, अगर आप उसको बंद करोगे, उससे आप कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक सकते हो और कैसे आप सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन आप समझते होंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है ना, कि एक सिस्टम है जहाँ आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो ना, और घूम फिर के उस चीज़ को आप रीयूज़ करते हो, यूटिलाइज करते हो, और वो चीज़ रिसाइकल भी कर पा रहे होते हो आप। ठीक है, आपने कोई प्लास्टिक आइटम लिया, आपने यूज़ किया, आपने थ्रो किया, आपने उसको दोबारा से कलेक्ट किया, आपने उसको रिसाइकिल कर लिया, उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। यानी कि वो चीज़ वेस्ट ना जा करके दोबारा से एक इनपुट का काम करती है। तो हाईलाइट उसमें कब उन्होंने ना रिपोर्ट में कुछ डेटा दिया है, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल लेवल पे प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, वो 80% तक रिड्यूस हो जाएगा 2040 तक, अगर मार्केट्स सर्कुलर इकोनॉमी में शिफ्ट कर जाते हैं तो। अब उन्होंने ये टैप वगैरह का टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, इसमें आपको नहीं जाना है कि नल को बंद करके आप कैसे करोगे। आपके लिए ये जो डेटा है ना, ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सजेशन देते हो कि एज पर UNEP रिपोर्ट द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय 80% बाय 2040 इफ मार्केट शिफ्ट टू सर्कुलर इकोनॉमी। ये टॉपिक अगर सर्कुलर इकोनॉमी में आता है तो आप उसका एनवायरमेंटल डायमेंशन में ये मेंशन कर दो, तो ये पॉइंट मोस्ट वैल्यूएबल है यहाँ पे। दिस इज वन पॉइंट जो आपको आपके एग्जाम के अंदर शायद 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा दिला देगा, एक सिंगल पॉइंट आपको। और आपको पता होगा कि UPSC जैसे एग्जाम के अंदर ना 1 नंबर से और कम से कम 15 से 20 रैंक का फर्क पड़ जाता है। अगर आप लोग देखोगे ना, जो सेलेक्टेड लोग हो जाते हैं, उनके मार्क्स अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देन वी हैव दिस, ग्रीन पीस ने पब्लिश किया था फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग, एक रिपोर्ट रिलीज की थी। तो 2022 में जो UN की जो एनवायरनमेंट असेंबली है नायरोबी में, वहाँ पर 175 कंट्रीज ने एग्री किया था कि लीगली बाइंडिंग कुछ टारगेट्स थे उनके, कि जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है ना उसको फॉलो करेंगे और 2024 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इज इट इंपॉर्टेंट? नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बस एक बार आपने सुन लिया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे उन्होंने और कुछ थ्रेड्स बताए थे प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के। उन्होंने कुछ हाईलाइट्स दिए थे रिपोर्ट के कि डायरेक्ट कंटामिनेशन जो होता है टॉक्सिक केमिकल्स का, वो इन वर्जिन प्लास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स। नो नीड टू रीड दिस, बहुत जनरल पॉइंट है, आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़े हुए हैं। रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हो ना, आप अगर मेंस का कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप लिख दो कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ ग्रीन पीस रिपोर्ट रिकमेंडेड टू इंस्टीट्यूट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? सिद्धांत होता है कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा उसके लिए। अगर आप प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप पे भी करोगे उसके लिए। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ ग्रीन पीस वी कैन इंस्टीट्यूट पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल ऑल्सो, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है आपके पॉइंट। वन स्टॉप सेंटर फॉर द जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट आप समझ होंगे, अपने आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी ना, ये जो हमारा RRR का फॉर्मूला होता है ना, रिड्यूस रिसाइकल रीयूज वाला, इसके लिए वन स्टॉप सेंटर्स बनाएगी। ठीक है, अब ये जो सेंटर्स होंगे ये सारे के सारे एक कैंपेन के साथ बनाए जाएंगे, विच इज मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, यानी कि माई लाइफ माई क्लीन सिटी। और ये स्वच्छ भारत मिशन का ही पार्ट है। रिमेंबर दिस मच, इवन इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो है किसका पार्ट है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का, रूरल वाले का, या फिर 1.0 का।
क्या पता यूपीएससी कल को आपके मस्ती करने की सोचे तो ऐसे सवाल पूछ ले, थोड़ा बहुत इनका ध्यान रखें। देन वी हैव 5.3.11 डेट फॉर द क्लाइमेट स्वैप। स्वैप आप कब करते हो? अब जैसे क्या करते हो आप, जैसे मेरे पास अगर 50-50 के 10 नोट होंगे, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा यार ये 50-50 के 10 नोट ना मुझे वॉलेट में कैरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक काम कर ले, तेरे को ज़रूरत भी रहती है, तुम्हारे पास शॉप है और तुम उसको ईजिली यूज़ कर पाओगे, मेरे को ना वॉलेट में कैरी करना हैवी होता है, तो मैं आपको 50-50 के 10 नोट दे दूंगा और मैं आपसे एक 500 का नोट ले लूँगा, तो मेरे वॉलेट में वो ईजिली आ जाएगा। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने स्वैप कर लिया अपनी करेंसी के नोट को। तो जो डेट है क्लाइमेट का, उसके स्वैप करने की बात की जा रही है, तो ये डेट स्वैप ही होता है ऑन द डेटर नेशन। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एक्सटर्नल डेट पेमेंट फॉरेन करेंसी के अंदर, वो लोकल करेंसी में अपने क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को ना स्वैप कर लेते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसकी शुरुआत वैसे लैटिन अमेरिका में हुई थी। तो वो क्या कर रहे हैं, कोई भी कंट्री थी ए, इसने कोई लोन वगैरह लिया होगा, डेट लिया होगा, कर्जा लिया होगा फ्रॉम कंट्री बी। अब हो सकता है कि ये जो बी कंट्री है ये आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई और इसने कुछ एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वो इनिशिएटिव्स भी लिए, और वो बोलता है एक कंपनी को, एक कंट्री को, कि यार तुम्हारी कंट्री के अंदर ना वाटर का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, छोटा सा इनिशिएटिव हमारी कंपनीज है यहाँ पे हमारे बी में, ये आएंगी, इनको तुम कुछ पैसे दे देना और इनको सेटअप करने देना, तुम्हारे यहाँ का एनवायरनमेंट भी हैंडल करने में मदद करेगी। अब ये सोचेगा यार मेरे पास ऑलरेडी ना 100 बिलियन का एक लोन था डॉलर का, और मैंने जो बी से लिया हुआ था, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, लेकिन ये मैंने डॉलर में लिया था और मार्केट में डॉलर का प्राइस बढ़ गया है क्योंकि इस कंट्री की वैल्यू भी बढ़ गई है। ये क्या करेगा, इस कंट्री बी कंपनी की जो बी कंट्री की जो छोटी छोटी कंपनीज यहाँ पे आके काम करेंगी ना, उनके साथ में ना स्वैपिंग करना स्टार्ट कर देगा, उनके इनिशिएटिव को सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, और कंट्री को यहाँ पे इन्फॉर्म करके रखेगा। ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ना डेट को रिस्ट्रक्चर करने का कॉन्सेप्ट होता है ताकि क्लाइमेट चेंज में होने वाले जो चैलेंजेस है ना उनको हैंडल करने में मदद मिल सके। तो बस जिसको स्वैप समझ में आता है उसको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतना ही था काम। फायदे क्या होते हैं, एक्सटर्नल सॉवरेन डेट आपका कम हो जाता है, आपकी ग्लोबल कमिटमेंट भी पूरी होती है और डेवलप नेशन के प्रति अपनी इकोनॉमी की रिकवरी भी कर पाते हो, क्लाइमेट स्पेंडिंग भी आप एनहेंस कर पाते हो। अब ये भी है डेट फॉर द क्लाइमेट स्वैप्स। एक क्रेडिटर होता है जिसने लोन दिया होता है, एक डेटर नेशन होता है, वो क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट फंड एस्क्रो अकाउंट बनाता है, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है और फिर ये एनवायरनमेंट पे काम करता है। ये मुझे इतना मुझे लगा नहीं, पढ़ने के बाद समझ में लगा कि यार ये समझाना मुश्किल होगा, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल अपना बना के समझा दिया। वी हैव क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन जनरल प्राइस, यानी कि कीमतों में बढ़ोतरी आना, चीज़ों की महंगाई होना। एक रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा, कि अगर जो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, उसके कारण क्या होगा कि जो फूड की कॉस्ट होगी, खाने की कीमत होगी ना, वो इन्फ्लेशन में 1 परसेंटेज पॉइंट हर ईयर के हिसाब से बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब इन्फ्लेशन 4% चल रहा है, सडनली 5% हो जाएगा, फिर सडनली 6% हो जाएगा साल दर साल। किसी व्यक्ति के लिए जो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी, पर समबड़ी जो महीने के 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है उसके लिए ये 1% का उछाल बहुत बड़ा होता है, कि एक आइटम पर नहीं हो रहा है भाई, ये हज़ारों आइटम्स पर हो रहा होता है और उस व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता चला था, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था पढ़ने का। टॉपिक नंबर 5.3.13 था 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट। ओके ठीक है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वी स्टडीड दिस अर्लियर ऑल्सो। तो हमने कहा था कि जो एवरेज टेम्परेचर होगा ना उसको हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज होने से रोकेंगे, विल कीप इट लो, ठीक है। और जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था ना उसके 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव तक रख पाएंगे बाय 2100 तक, ठीक है। ग्लोबल एनुअल टू द डेकेडल क्लाइमेट अपडेट आया था और स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 आया था, WMO ने लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा ना वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाएगा बाय 2027। इस टॉपिक में इतना ही है, ये आप याद रखोगे तो आप मेंस में लिख सकते हो। अगर कोई किसी टॉपिक में एनवायरनमेंट में चैलेंजेस की बात की जा रही होगी ना एनवायरनमेंट की, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई एक WMO की रिपोर्ट ये कह रही थी कि ये जो टारगेट था ना तो 2027 में इतना हो जाएगा, विच इज़ डेंजरस। टेम्परेचर राइज करेगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये क्रिटिकल टारगेट्स को आप मिस करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ठीक है। अगर आप राइज करते हो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक और आप राइज करते हो 2 डिग्री सेल्सियस तक, तो आर्कटिक सी आइस फ्री समर वंस पर सेंचुरी और वंस पर डेकेड। ये भाई अच्छा, आर्कटिक जो होता है ना उसमें क्या होता है कि समर जो गर्मियों का टाइम होता है ना वो बर्फ सारी पिघल जाती है। तो वो पिघलती कैसे है, उसमें क्या होता है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो आर्कटिक आइस फ्री कब रहेगा, सेंचुरी में एक बार, 100 साल में एक बार आइस फ्री हो जाएगा, वो फिर दोबारा से रिकवर करेगा। बट अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना तो वो हर 10 साल में वो आइस फ्री होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इसने सारे ये बता रखे हैं।
अगर एक्सट्रीम हीट होती है, ठीक है, तो एक्सपोजर, लोग एक्सपोज होते हैं एक्सट्रीम हीट को, बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है वंस इन 5 ईयर, तो उसमें अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो सिर्फ 14% लोग इम्पैक्ट होते हैं, बट अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो ऑलमोस्ट 37% पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये अगेन इट्स योर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन आपके टॉपिक में कहाँ आपके नोट्स में किस पॉइंट की कमी है, आप इनको चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर सकते हैं। 5.3.14 आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। रिसेंटली WMO की एक स्टडी की गई थी, उन्होंने बताया कि जो आर्कटिक वार्मिंग इज डिसप्रोपोर्शनेटली हाई, ठीक है, आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर अगर गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है तो वहाँ के एक्वाटिक सिस्टम को प्रॉब्लम होगी, और वहाँ पर रिसोर्सेज, जो ज़्यादातर कंट्रीज वहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगी, ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगी, तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। अब रिपोर्ट ने यही कहा है WMO की, भाई आर्कटिक वार्मिंग जो है ना वो हाई होती जा रही है और वो डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से हो रही है, कभी तेज कभी गर्म, हम उसको पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आर्कटिक रीजन हैज वार्म्ड एटलीस्ट ट्वाइस एज मच एज द वर्ल्ड एवरेज। WMO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1950 में बनाई गई थी, और बेसिकली इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे बात करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, लैंड एंड ओशन के इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। इंडिया इसका मेंबर है, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, हेडक्वार्टर्स के जेनेवा में है। रिवर सिटीज अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, तो उन्होंने एक रिवर सिटीज अलायंस का ग्लोबल सेमिनार रिसेंटली लॉन्च किया था, एक कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो रिवर सिटीज़ हैं, उन पे बात करते हैं कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं वो सिटीज़, कि हमारे यहाँ से नदी जा रही है, हम लोग उसको ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, कोई बताता है कि हम लोग उसके वाटर को कैसे पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, कोई कहता है कि हम लोगों ने उसे टूरिज्म कैसे बढ़ा रखा है, तो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो ये अभी 109 रिवर सिटीज़ तक जा चुका है, एंड इसमें और बढ़ोतरी होती जाएगी। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन वी हैव कोर्सिया, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन। इंटरनेशनल एविएशन का जो होता है, अब हमारा प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे जेट प्लेन्स होते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं, वो सब जब हवा में होते हैं और तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में वो पॉल्यूशन तो करते ही हैं, पॉल्यूशन भी करते हैं, उसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी करते हैं, इसके कारण टेम्परेचर भी राइज होता है। तो इस टॉपिक में यही बात की जा रही है कि हाउ कैन वी रिड्यूस दिस कार्बन, ठीक है, टू मिटिगेट द कार्बन एमिशंस फ्रॉम एविएशन। तो उन्होंने गोल अडॉप्ट किए थे, 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट थ्रू 2050, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ एंड नेट जीरो बाय 2050। कोर्सिया एप्लीकेबल उन्हीं फ्लाइट्स और ओरिजिनेटिंग कंट्रीज है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही अवेलेबल है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाती, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ICAO जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। 1947 में इसको बनाया गया था। कन्वेंशन का नाम है शिकागो कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशंस आते हैं, याद रख लीजिएगा। ऑरोरा, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि लद्दाख में है, उन्होंने एक बहुत ही रेयर ऑरोरा फिनोमिना को पहली बार नोटिस किया था। ठीक है, इंडिया की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये हमारे जो लद्दाख रीजन है ना, उसमें एक जगह है चांगथंग वैली, उसका हानले एरिया है, हानले वैली है चांगथंग की, वहाँ पर है माउंट सरस्वती पर इसको बनाया गया था। तो ऊंचाई पे बनाई गई ताकि वहाँ से समंदर, वो जो आकाश है वो अच्छे से दिखाई दे, वहाँ पर तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं। कभी जाओगे ना, मेरे को याद है 2019 में ना, हम कुछ फ्रेंड्स लोग केदारनाथ और ये बद्रीनाथ की ट्रिप पे गए थे। तो एक्चुअल में जो केदारनाथ मंदिर है ना, हम लोग रात को 12 बजे वहाँ से वी स्टार्टेड टू कम डाउन, कि पैदल, मतलब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से राइड लिया, तो हेलीकॉप्टर आपको 6 मिनट में पहुँचा देता है, वहाँ एक पॉइंट है हेलीकॉप्टर का। एंड रात को हम लोग 12 बजे चलना स्टार्ट हुए थे, और मुझे अच्छे से याद है कि सुबह हम लोग तकरीबन 8 बजे पहुँचे हैं, नीचे की तरफ उतर रहे थे। और रात को जब 12 बजे से उतर रहे थे ना, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि हम लोग जहाँ भी वेट करते थे हर एक घंटे बैठ के 5-10 मिनट का, द मोमेंट वी यूज्ड टू लुक अप द स्काई ना, आपको आसमान में बहुत सारे तारे दिखते थे, जो कि आपको यूजुअली बाकी सिटीज़ में नहीं दिखाई देंगे। बाकी सिटीज़ में आप आसमान में देखोगे तारे, आप गिनना स्टार्ट कर दोगे, बट द मोमेंट आप उस पहाड़ी इलाके में जाके ऊपर आसमान में देखते हो ना, तो आपको तारे, मतलब जैसे सर में आपके बाल होते हैं ना, इतने गहरे दिखाई देते हैं। इट्स वेरी डेंस इन द स्काई क्लोज अबाउट द हायर इन द माउंटेन्स। तो वहाँ पर ऑरोरास क्या होते हैं, ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं। तो जब सन की प्लाज्मा वेव्स जो होती है ना, अर्थ के मैग्नेटिक वेव से टकराती हैं, तो ये कुछ ऑरोरास, ये स्टॉर्म्स बनते हैं। आपको दिखा देता हूँ, समझ जाओगे ऑरोरास क्या होते हैं। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होता है स्काई में, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये सी ऑरोरास, ये हमारे जो ये फोटोज हैं, ये लद्दाख वाले रीजन की है मोस्टली। ये नदर्न लाइट्स विजिबल फ्रॉम लद्दाख वाइल वी सी देम मोर ऑफन। तो ऐसा हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार नोटिस किया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है
कि दे अकर एट एनी टाइम ऑफ द डे बट इट कांट बी सीन विद द नेकेड आइज अनलेस इट इज डार्क। वो होती तो पूरा टाइम रहती है, लेकिन हमको दिखाई कब देगी, थोड़ा सा अंधेरा होगा, क्योंकि वो लाइट है उस हिसाब से। इसका एल्टीट्यूड, हाइट से उसके कलर पे फर्क पड़ता है। जो ब्लू वायलेट रेड कलर होता है वो 100 किलोमीटर की रेंज में होता है। ब्राइट ग्रीन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं वो 100 से 240 किलोमीटर की रेंज में होता है। एक रूबी का रेड भी अपीयर होता है 240 किलोमीटर की रेंज पर। तो मे बी यूपीएससी कैन आस्क इवन दिस कि यार वो डे टाइम में दिखते हैं नहीं दिखते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना दे कल को यूपीएससी। सन हेलो, अब ये इसमें फोटो दी हुई है, सूरज जो है ना उसके पास एक ऐसा रेनबो टाइप का सा हेलो बन जाता है। ये तो मैंने अपनी लाइफ में खुद भी देखा हुआ है, 2016 में देखा था, जो यमुना फ्लड प्लेन में वहाँ पर एक इवेंट कर रहे थे, उस टाइम पे वी सॉ दिस थिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिना, इट हैपेंस। तो ये मल्टी कलर रिंग बन जाता है, रेनबो की तरह लगता है, हमारे स्टार को सर्कल करता है, ठीक है। इसको 22 डिग्री हेलो भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट 22 डिग्रीज तक पे बनता है। अब ये क्लाउड्स के कारण ही बनते हैं, ठीक है, क्लाउड ड्रिफ्ट करते हैं उनकी वजह से ये बन रहे होते हैं। और जो लूनर हेलोज होते हैं ये मोस्टली कलरलेस बनते हैं, क्योंकि मूनलाइट जो होती है बहुत ब्राइट होती है। एंड इनसे पता चलता है कि आने वाले 24 घंटे में रेन भी हो सकती है, क्योंकि ये सीरोस्ट्रेस क्लाउड्स के कारण बनते हैं। अभी टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं, आप लोग अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हो, प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, सो डू नॉट स्किप दिस टॉपिक एट ऑल। वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको में देखा गया था। ओके, मैक्सिको ब्लू होल को नाम दिया गया है तामजा, ठीक है। इसका मतलब होता है डीप फायर, ये मायन लैंग्वेज में बोला जाता है। ब्लू होल का मतलब क्या होता है, अंडर वाटर, पानी के अंदर ही एक सिंक होल बन जाता है, क्योंकि काफ़ी मीटर्स तक गहरा होता है, काफ़ी बड़े एरियाज में होता है, कभी कभी सिटी से भी बड़ा होता है ना, कुछ कुछ बड़े बड़े स्काइज के बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। तो ये कुछ एरियाज हैं इसमें, राइट। इसमें मैप आपको याद बिल्कुल भी रखना है। इससे पहले और भी जो होल्स हैं वो हैं, जैसे ड्रैगन होल है, ठीक है, ये डीपेस्ट ब्लू होल है अर्थ के ऊपर, ये साउथ चाइना सी के अंदर है। एक युक्तान पेनिनसुला जो है सेंट्रल अमेरिका का, इस रीजन में है, यहाँ पे मैक्सिको, ग्वातेमाला, बेलीज एरिया है। पालाघाट गैप, अभी जो घाट होते हैं ना, पालाघाट वगैरह, जो बालाघाट पालाघाट, ये क्या होते हैं, दो पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, इसको गैप बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट के रीजन में ही है ये, डिसकॉन्टिन्यूटी है वहाँ पर ये। तो एक कॉरिडोर है, तो कोयम्बटूर को पलक्कड़ एरिया से कनेक्ट करता है, और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है भारतपुजा रिवर, ये याद रखना है आपको। इसका दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ये इस पे आते हैं सवाल, ऐसे रिवर का, पालाघाट का आ सकता है। अमृत एंड मूंगा ब्लॉक्स इन अरेबियन सी, ठीक है। ओएनजीसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ओएनजीसी जो है इसने रिसेंटली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस डिस्कवर की थी 2 ब्लॉक्स में, और ये अरेबियन सी के वहाँ पर है, मुंबई के पास में। ब्लॉक्स को उन्होंने नाम दे दिया अमृत और मूंगा ब्लॉक्स, तो एरियाज उनको ब्लॉक्स बोल दिया इन्होंने। तो हमारे पास एक पॉलिसी है, इसका नाम है हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब ये देखो, ये मैंने आपको टॉपिक ऊपर आया था, मैंने बताया था ना, हेल्प में आपको बारे में बताऊंगा। तो ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की पॉलिसी है, 2016 में आई थी। इससे पहले जो थी वो थी नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसमें भी यही काम होता था। इसको अपडेट करके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हेल्प बनाया था। तो ये रिसेंटली एक्सप्लोर किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल के द्वारा एक डेटा दिया गया था, इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी। इवन 3rd लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर भी है, 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है, 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। डेटा है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने नोट्स के हिसाब से, आपने क्या कुछ ऑलरेडी किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ, एक्स्ट्रा मार्क्स कितने चाहिए आपको, कितना डिटर्मिनेशन है, उसके हिसाब से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी हैव सोशल इश्यूज, और इसमें 6.1 हमारा टॉपिक है एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एंड मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके शायद प्रीलिम्स और मेंस में ना पूछ करके ऐसी बातें वो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर इसको देखेंगे। रिसेंटली जो राधा कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि हमारे जो भारत में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें रिफॉर्म कैसे लाया जाए, खास करके उनकी एक्रेडिटेशंस को। हम लोग जानेंगे व्हाट इज दिस एक्रेडिटेशन। ये ना किसी भी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को असेस करने का एक तरीका होता है, और यूजीसी ने एक रिकॉग्निशन देता है सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एज पर देयर एक्ट। तो बहुत सारी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, वो पीरियोडिकली अप्रूवल देती हैं, असेसमेंट करती हैं, उनकी रैंकिंग करती हैं। इंडिया में इसके कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे पास नैक होगा, आप लोगों ने अपने सबने, यू ऑल मस्ट बी इनटू यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, तो आप लोगों ने नैक के बारे में पढ़ा होगा। नैक की रैंकिंग है A+, B+, ऐसे। तो ये एक फैसिलिटी है, ये 5 साल के लिए इसमें एक रैंकिंग दी जाती है। फिर हमारे पास NIRF है, NIRF की आप लोग रिपोर्टिंग पढ़ते हो, अगर वो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग देता है। ये 2015 में ही आया था, ज़्यादा पुराना नहीं, बिल्कुल नया सही है ये। AICT आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल्स वगैरह पे भी देखा होगा, कॉलेजेस पे AICT अप्रूव। ये 1945 का काफ़ी पुराना है ये।
टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए इसका स्टार्टिंग की गई थी। आप लोगों ने एनबीए के बारे में पढ़ा होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ये 2013 में इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, पहले एआईसीटी के साथ था। तो ये कुछ सिस्टम्स है जिन पे काम करके हम लोग एक्रेडिटेशन का काम करते हैं। फ़ायदा क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ना इन रैंकिंग वगैरह से, अप्रूवल से ना आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, और प्रोग्राम में पता चलता है कि किसी स्टूडेंट की लेवल ऑफ नॉलेज का क्या है। क्योंकि वो लोग जब आते हैं ना चेकिंग के लिए, मतलब मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो उस टाइम पे ये आए थे चेकिंग के लिए, नैक वाले, और आई प्लेड अ मेजर रोल इन हेल्पिंग देम असेस कि हमारे पूरे कॉलेज का क्या था। तो आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कॉलेज फ्रॉम द साइड। तो ये स्टूडेंट कैसे रिटेन करने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, अपना रिसोर्स एलोकेशन, फंडिंग वगैरह कैसे आती है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों में। कंट्री में भी आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप इंटरनेशनल रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करते हो, इंडिया की डोमेस्टिक रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करते हो, इन सब एक्रेडिटेशन से फ़ायदा चलता है। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन जो हैं, ये इसरो के चीफ रह चुके हैं पहले। इनकी कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2022 में। तो जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह दी थी, उन्होंने कहा था कि रिफॉर्म होने चाहिए एज पर द इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एनएसी जो है ये वन ऑफ द 4 वर्टिकल्स है हमारे हायर एजुकेशन कमीशन का ही, उसके अकॉर्डिंगली विल बी वर्किंग ऑन दिस। भारत में जब ये सिस्टम काम करता है ना एक्रेडिटेशन का, तो कैसे प्रॉब्लम क्या चलती है, क्यों ना अभी तक सेंट्रलाइज चल रहा था। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका भी कुछ रोल इसमें इंक्रीज किया जाए। एंड जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं ना, हमारे सिस्टम्स ना उस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन हमारा कम था, है ना। 1113 यूनिवर्सिटीज़ है कंट्री में, जिसमें से सिर्फ 418 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नैक के द्वारा एक्रेडिट की गई हैं। तो इनका पार्टिसिपेशन वगैरह इंक्रीज करने के लिए परामर्श एक स्कीम भी थी। परामर्श करने का मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड पकड़ो परामर्श का, परामर्श करना, किसी को सलाह मशवरा देना। तो उस स्कीम के तहत ना जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनको बोला गया था कि आप ना कुछ जो लोअर लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उनकी मेंटरिंग करो, ठीक है। आप 5 इंस्टीट्यूट्स पकड़ लो और उनकी मेंटरिंग करो, ताकि उनकी भी रेटिंग अच्छी हो जाए। फिर डुप्लीकेशन होती है, कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं वो बैक टू बैक सेम काम कर रही होती हैं बार बार। तो डुप्लीकेशन में टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम और टायरसम होता है, क्योंकि जाना उसमें हमारे कॉलेज का असेसमेंट 1 वीक तक चला था। तो मतलब दे हायर द एजेंट्स, बाहर से हायर करते हैं, वो प्रोफेसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आते हैं कि चीज़ का असेसमेंट करना, उसकी रैंकिंग करना, टेक्स टाइम। करप्शन भी रहती है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया था कि कुछ लोग जो होते हैं वो इसमें, अब स्कूल कॉलेजेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर एजेंसी वालों को उनको लगता है करप्शन वाला सीन होता है, तो उनको वो लोग पैसा वैसा भी खिला देते हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स जो चैलेंजेस के तौर पर आती हैं सिस्टम के अंदर। स्कूल्स का इंडिया में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट का। मैंने इसमें एआईसीटी में कहा था ना कि स्कूल्स का होता, तो मुझसे गलती से बोला गया था, मुझे भी सर में बात नहीं, स्कूल का नहीं होता, मैंने शायद करेक्ट नहीं किया। तो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है बेसिकली। इंडिया में एज सच कोई मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट के पास कि स्कूल की इवैल्यूएशन रेगुलरली की जाए, लेकिन हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसने बात की थी कि हम लोग रेगुलेशन करेंगे, स्कूल्स के ऊपर भी जाएंगे ताकि उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। तो नेबेट है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। ये हमारा स्कूल गवर्नेंस की क्वालिटी के ऊपर इंप्रूव करने के लिए काम किया जाता है। तो ये जो बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया था, QCI वगैरह, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो स्कूल लेवल के लिए। तो अब जो कमेटी थी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की, उनकी कुछ रिकमेंडेशन आई थी कि कैसे सिस्टम को इंडिया में इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना एक नया प्रपोज असेसमेंट सिस्टम है, उस पर काम करो, एक कंपोजिट असेसमेंट सिस्टम बनाओ, ठीक है। उसमें सारे के सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, और हर एक जो प्रोग्राम होगा उन सबको इसमें ऐड कर दिया जाए। फिर बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम बनाया जाए। बाइनरी का मतलब जनरली क्या होता है, यस नो वाले टाइप का। तो कमेटी थी ना, उन्होंने ट्रांजिशन की बात की थी। राइट नो क्या ना, एक 8 पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। उन्होंने कहा कि बाइनरी के ऊपर चले जाओ, एक मतलब एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रपोजल बताए थे। इसमें जाना जरूरी नहीं है, आप बस कीवर्ड को देखो। अभी 8 पॉइंट वाला ग्रेडेड सिस्टम था। जैसे कि बाइनरी पे जाओगे तो कैसे करोगे आप बाइनरी वाला काम, यस नो है ना। बाइनरी 2 चीज़ होती है ना, 0 और 1 होता है, तो 0 और 1 ट्रू और फॉल्स होता है। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, ये चीज़ है नहीं है, ओके है, रादर देन सेइंग कि A+, B+, C+, C-, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस पे काम करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म पे जनरली क्या होगा ना, आप जो भी कंट्रोल एंड क्वालिटी पे काम करना चाहोगे ना, उसके सारे जो भी आप असेसमेंट क्राइटेरिया रखना चाहते हो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाओ, सबका डेटा एक जगह पे लेके आ जाओ, सबका असेसमेंट एक तरीके से किया जाता है कि कंपैरिजन बेहतर होगा, एस्टिमेशन करने में ईजी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स, फंडिंग एजेंसीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए ना चॉइस बेस्ड रैंकिंग सिस्टम दिया जाए, क्योंकि हर तरह की डिमांड अलग होती है ना। फंडिंग एजेंसी की डिमांड अलग होती है कि उसको कैसा इंस्टीट्यूट चाहिए, स्टूडेंट की डिमांड अलग तरीके की होती है। तो
उनके लिए आपने डाइवर्सिटी क्रिएट की क्या? स्टूडेंट को जब चूज़ करना होगा, स्टूडेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा? फंडिंग आ रही है, नहीं आ रही? स्टूडेंट को फ़र्क पड़ता है कि प्लेसमेंट कितनी मिलेगी, है ना? प्रैक्टिकल कितने हो पा रहे हैं और टीचर किस लेवल के आ रहे होते हैं। फंडिंग एजेंसी को किस बात से फ़र्क पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएँगे, ठीक है? बिल्डिंग कितनी बनाई गई है, ट्रांसपोर्ट कितना यूज़ हो रहा है और क्या कहते हैं कितने तरह के प्लेसमेंट्स लगेंगे। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। आउटरीच मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, है ना? उसमें हैंड होल्डिंग के पोटेंशियल एंट्रेंस कैसे होंगे और उसके अलावा जो भी सिस्टम पहले काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, दैट नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड, ताकि जो री एक्रेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है हर 5 साल में, वो उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए कि भाई कितने टाइम पीरियड तक होना चाहिए। ये सब सजेशंस दिए गए थे एंड लेट्स सी अगर ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया ना, ये टॉपिक आपका ना प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ना मेंस में पूछ सकते हैं। इस तरह के टॉपिक जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि वो आपसे पूछेंगे, अच्छा आप इस यूनिवर्सिटी से आए थे तो बताओ आपकी यूनिवर्सिटी का नैक रेटिंग क्या चल रहा है, ठीक है? वो पूछ लेंगे। मे बी उनमें से कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कभी नैक के साथ काम करके रिसेंटली गया होगा तो ऐसी चीज़ें, इस तरीके की आपकी जनरल अवेयरनेस होती है, खुद के बारे में आप अवेयर रहते हो। इट्स अबाउट दैट। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। टॉपिक नंबर 6.2 है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हमारा पोश एक्ट था ना 2013 का, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में ना बहुत सारे कुछ लूप होल्स आइडेंटिफाई किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप लोग इस चीज़ का संज्ञान लो, जो भी लैप्सेस हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, उन पर ध्यान दिया जाए। तो ये हुआ क्यों था? क्योंकि 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंगली ना, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए, ICCC। उसके अकॉर्डिंगली पता ये चला कि जो 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उनमें से सिर्फ 16 ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ICC फॉर्म की हुई है। तो उससे ये आइडिया लगे कि अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2 तरह की होती है। एक होती है क्विड प्रो क्यो, एक होती है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। दोनों को समझ लो, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी काम कर चुके हो, कुछ फ्यूचर में करोगे। तो पहला जो होता है ना क्विड प्रो क्यो वाला, ये जनरली होता है कि आप एक ना सेक्सुअल फेवर डिमांड करते हो कि गिव मी दिस सेक्सुअल फेवर और इन रिटर्न आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपका कोई प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, इस तरीके से। एक होता है इसमें हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि आपको फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल अब्यूज़ किया जाएगा। उस व्यक्ति का कंडक्ट आपके प्रति ऐसा होगा जो एक काइंड ऑफ असॉल्ट वाला एंड मोलेस्ट वाला हो सकता है, विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल। तो ये 2 अलग तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है? 2 तरीके, इंडिविजुअल के लिए साइकोलॉजिकल सफरिंग, उनका बिहेवियर चेंज होना, स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन। एम्प्लॉयर और एंटरप्राइज के लिए हो सकता है प्रोग्रेस रुक जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो, कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। सोसाइटी में जो विमेन होती है, दे हैव डू नॉट एबल टू गेट जस्टिस फॉर देमसेल्फ, लीगल और क्रिमिनल जस्टिस का एक्सपेंस बढ़ जाता है उनके लिए, उनके रिहैबिलिटेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है एंड सो मेनी थिंग्स। तो इन सबको बंद करने के लिए हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस निकाली थी। विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर ही फिर ये 2013 में एक एक्ट भी बनाया गया था। तो विशाखा गाइडलाइंस में उन्होंने कहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट को सबसे पहले डिफाइन किया जाए। उन्होंने 3 ऑब्लिगेशन लगाए थे, प्रोहिबिट करो, प्रिवेंट करो और रिड्रेस करो। एंड उन्होंने कहा था कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, वो सब एक ICC बनाएंगे, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विशाखा गाइडलाइंस को लेकर के। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंस हम लोगों ने जाना कि इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन भी किया गया था। उसमें कई चीज़ें थी, फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर एडवांस की, आपकी तरफ एडवांस करे, कोई डिमांड कर रहा है आपसे, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर्स की, कोई आपसे इसी तरह के सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आपको दे रहा है, कोई आपको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, या फिर किसी और तरीके का ऐसा जो कोई जेस्चर ऐसा हो सकता है फिजिकल वर्बल तौर पर जो आपको डिस्टर्बिंग लगे एंड यू फाइंड इट कि ये एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट भी हो सकता है। डेफिनेशन वर्क प्लेस को भी डिफाइन किया गया था, ऐसी कोई जगह जहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर। और एग्रीव विमेन जो होंगी, सभी महिलाओं को कवर करेगा ये, रिस्पेक्ट उनकी एज क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज में, सभी को कवर करता है ये। चाहे आप क्लाइंट हो, चाहे आप कस्टमर हो, चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर हो, सब कवर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि विमेन की सारी कैटेगरी को उन्होंने कवर कर लिया था। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि शिकायत निवारण का जो तरीका निकाला गया था, उसमें कंप्लेन कमेटी बनाई गई थी, मैंडेटरी है ICC। और ICC को ना उन्होंने सिविल कोर्ट की पावर भी दे दी गई थी। कंप्लेन फाइल करने का तरीका ये होता है कि इंसिडेंट के विदिन 3 मंथ्स आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है, लेकिन ICC से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। कोई ऐसा मॉनेटरी सेटलमेंट तो नहीं मिलता है, लेकिन और इंक्वायरी वगैरह जो है वो विदिन 90 डेज कंप्लीट की जानी चाहिए। जो अपराधी होता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, जो भी प्रोविजन होंगे सर्विस रूल्स के। अपील की जा सकती है, जो महिला होगी, जो पीड़ित महिला होगी, वो अगर अपने इस फाइनल जो डिसीजन आता है इंटरनल कंप्लेन कमेटी का, उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कोर्ट के सामने अपील कर सकती है विदिन 90 डेज ऑल्सो।
वर्क प्लेस में सेक्शुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, खास करके विद रिस्पेक्ट टू द टर्म सेक्शुअल हैरेसमेंट। डेफिनेशन तो हम लोगों ने एक्ट में दे रही थी, लेकिन ना कुछ जगह के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ना डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने में लोगों में प्रॉब्लम होती है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनमें बहुत अच्छे से उनकी पॉलिसीज़ जो होती है ना, वो एम्प्लॉय को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं की जाती है। उनके पास फॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, कभी कभी वो अपने इंसिडेंट्स को शेयर करने से रोकते हैं क्योंकि कंपनी की इमेज पे सवाल उठता है। फिर विक्टिम खुद रिपोर्ट करने से इरिटेट करता है, उसे लगता है कि यार जॉब चली जाएगी, सोशल स्टिग्मा बनता है। क्रॉस कल्चरल और ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो जैसे एक फेमिनिज्म की वाइब आई थी निकल करके सडनली, कुछ समय पहले वो आया था, मी टू वाली मूवमेंट चली थी। तो ये क्या होता है कि इस तरह की डेफिनेशन ना कभी कभी प्रिवेंशन एफर्ट, इस तरह सिचुएशन ना प्रिवेंशन एफर्ट को भी रिड्यूस कर देती है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जैसे हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं वैसे ही एक्ट में कुछ कमी है। अभी एक्ट जो है सिर्फ महिलाओं की को बचाता है ना, किसी और जेंडर की प्रोटेक्शन की बात नहीं करता। फिर खास करके सेम सेक्स जो हमारा LGBTQI वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात नहीं करता है ये। एंड कंपनी के जो रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। वो कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज एम्प्लॉय को निकाल देती हैं, कुछ उससे फाइन करवा लेती हैं, तो कुछ बैन करती हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, वेरिएशन होती है। अगर गवर्नमेंट अपना एक मॉडल एक्ट में ये चीज़ें भी मेंशन कर देती है कि इस तरह की सजा देनी, तो और ईजी हो जाता है। फिर हम कर क्या सकते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने देखा, अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन में आउट ऑफ 30 से 16 ने अपना ICC बना रखा था, तो गवर्नमेंट अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस में अगर इन चीज़ों को सेटअप करवाएगी तो वो एक पुश मिलता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। ग्रीवेंस सेटल्स का जो मैकेनिज्म है उसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आ जाए, कोई भी एम्प्लॉय का कोड ऑफ कंडक्ट हो, गलत कोड ऑफ कंडक्ट को बिल्कुल भी किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। एंड समझने ज़रूरी है किस तरह से सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है ना। स्टाफ को टाइम टू टाइम अवेयर किया जाए, मैनेजमेंट को बताया जाए ऐसी सिचुएशन कब कब आ सकती है। तो इवन जो व्यक्ति कभी गलती से करेगा भी ना, तो वो भी संभल के रहेगा थोड़ा सा। और वही अगेन इट क्रिएट्स डेटरेंस ऑल्सो। रिपोर्टिंग को एनकरेज किया जाए कि जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो घबराने की जगह सोशल स्टिग्मा के डर से अपने आप को रोके ना, सामने आके उसकी कंप्लेन करे, ताकि कोई और किसी और के साथ ऐसा ना हो सके। सामाजिक जागरूकता बढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है, जो लोगों को जागरूक किया जाए। अमेंडमेंट की बात की गई थी, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया जाए, उसमें जेंडर आइडेंटिटीज़ को ऐसे रखा जाए कि हर कोई इसमें कवर हो सके, क्योंकि सेक्सुअल फेवर्स सिर्फ फीमेल स्पेसिफिक ही नहीं होते, मेल स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। एंड प्रॉपरली डिफाइन करो किस तरह का आपको एक्शन लेना होगा उस अपराधी के खिलाफ में। तो ये कुछ चीज़ें थी इस एक्ट में। और ये टॉपिक जो है आपका, दिस विल बी मोर अबाउट योर मेन्स टॉपिक, इसमें आपको प्रीलिम्स का ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 6.3.1, पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्कीम निकाली है, पोषण भी और पढ़ाई भी, यानी कि एजुकेशन भी और न्यूट्रिशन भी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे काम करेगा, जो बच्चे के उम्र के पहले 6 साल हो सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में वहाँ पर। एंड इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी आंगनवाड़ी वर्कर्स को वाया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन पे बात किया जाएगा, ऐसा एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बनाया जाएगा ना छोटे बच्चे के लिए, फिजिकल मोटर कॉग्निटिव के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 था, जो विच डेफिनेटली आर फोर्सिन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी के तहत ये हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोग्राम है, इस पर काम किया जा रहा है। तो 1975 में एक स्कीम आई थी, इसका नाम था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके तहत इनको एस्टेब्लिश किया गया था आंगनवाड़ी सेंटर्स को इंडिया में। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की लेकर के रिपोर्ट आई है, और इसको यूनिसेफ ने, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इसको रिपोर्ट किया, रिलीज़ किया था। इसमें जो डेटा है कि कितना स्टंटिंग रेट चल रहा है और उसमें कितना बच्चे अफेक्टेड वेस्टेड होते हैं, ये वाला रीजन है। की फाइंडिंग्स, इतना पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आपको मेंस में लिखना है। मतलब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, ये डेटा है, ये लाइन अपने, फिर वो डिपेंड करेगा आपके नोट्स में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, और ये डेटा आपको याद करना है इतना की फाइंडिंग्स का। ठीक है, माल न्यूट्रिशन वगैरह क्या होता है। इंडिया के और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडिया के और भी इनिशिएटिव्स हैं अपना। एक तो ICDS ही हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 वाला, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पोषण अभियान है, ये सब बच्चों के पोषण वगैरह पे काम करते हैं। इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज, यूनिसेफ ने कहा था कि जो ग्लोबल पॉली क्राइसिस है, पॉली मतलब मल्टीपल का जो क्राइसिस है, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई थी चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अप्रॉक्सीमेट 650 मिलियन गर्ल्स और वुमेन हैं जिंदा हैं, बिकॉज दे वर अलाइव टुडे, वर मैरिड इन चाइल्डहुड, और 12 मिलियन गर्ल्स पर ईयर। वो कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में इतनी जो महिलाएं जिंदा हैं, उनमें से 640 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन जो जिंदा है, उनमें से ऑलमोस्ट सब ये जो 12 मिलियन गर्ल्स पर ईयर के हिसाब से इनकी शादियां जो हुई थी बचपन में हो चुकी थी। तो ये एक डेटा है, वैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड सा डेटा है ना। व्हाट यू कैन नोट डाउन इज दिस वन, कि ग्लोबल जो चाइल्ड मैरिज का रेट है ना, वो स्लाइटली डिक्रीज हो गया है
टू 19%। लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी सी इनसफिशिएंट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, हमारे पास 17 गोल्स है 2030 तक अचीव करने के लिए, एंड उनका काइंड ऑफ हाफ टाइम निकल चुका है। इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है पिछले कुछ डेकेड्स में, एंड 1/3 ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स जो हैं वो इंडिया में ही होती हैं, जो बालिका वधू जिसको बोलते हैं। 2006 में हम लोगों ने एक एक्ट भी निकाला था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। ये काफ़ी सपोर्ट रहा था, हरियाणा का सेक्स रेशियो बहुत इंप्रूव हो गया था इस स्कीम के बाद, काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाया गया था। गर्ल्स का जो चाइल्ड मैरिज होता है, बचपन में उनकी शादी कर दी जाती है नाबालिग अवस्था में, तो उससे इम्पैक्ट ये होता है कि वो स्कूल एज में रहते हैं, इतनी समझ होती नहीं है खुद के बारे में, समाज के बारे में, और अर्ली प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी खुद की हेल्थ पर, उनके बच्चे की हेल्थ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। उनको मैटरनल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और अपने परिवार से दूर जाती हैं, अपने दोस्तों से कम उम्र में दूर जाती हैं। वो लेवल ऑफ इमोशनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी हो नहीं पाती उनको। डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी उनको फेस करना पड़ता है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है, उसकी 2023 की जो ग्लोबल रिपोर्ट आई थी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पर। अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली एक कंट्री से एक कंट्री, अब विद इन कंट्री जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है ना, लोग अपनी जगह से शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखे गए थे ना, वो हाईएस्ट देखे थे अक्रॉस 110 कंट्रीज, और 71.1 मिलियन के आसपास, और ये 20% इंक्रीज हुए थे इसमें। दिस मच डेटा इज मोर देन इनफ। अब ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ये टॉपिक एक्चुअली मेंस में आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन के तौर पर, कोविड से रिलेट कर सकते हैं, कोविड के टाइम पर इतना सारा हुआ था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन का टॉपिक ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है ना, उसने डेफर कर दिया था एनएचआरसी का एक्रेडिटेशन, ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि ये GANHRI, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन होता है उनको रिव्यू करता है और उनकी एक्रेडिटेशन देता है, उनको एक तरीके से रैंकिंग देता है, कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जैसे स्कूल हम लोगों ने ऊपर देखा था ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे ही जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी भी रैंकिंग दी जाती है। तो पेरिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली करता है हर 5 साल में। पहले भी एक बार इसने, सेकंड टाइम इसने इंडिया का जो NHRC है उसको डेफर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है अपॉइंटमेंट्स में, और कोऑपरेशन नहीं करते सिविल सोसाइटीज़ के साथ। अब इसका नुकसान ये होता है कि इंडिया अपने आप को UNHRC में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो दिस इज़ अ ड्रॉबैक फॉर दिस। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखने की। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि भाई रिसेंटली NHRC में इश्यूज़ क्या है। इवन मेंस में भी जब GS2 में आपका NHRC का जो टॉपिक आता है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन का, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के ऊपर आता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। चलो इसका ये आंसर कर दो अगर आप में से किसी को पता है तो। द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर, मोस्ट बेसिक आपकी इंडियन पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आई कैन आस्क फ्रॉम यू गाइस। तो 6 क्राइटेरिया होते हैं उसके लिए कि आपका मैंडेट फॉलो कर रहे हो, कॉम्पिटेंस है या नहीं, गवर्नमेंट ने आपको ऑटोनॉमी दी है या नहीं है, आपके पास इंडिपेंडेंस है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, प्लूरलिज्म है, एडिक्वेट रिसोर्सेज है, बेसिक चीज़ें जो GANHRI जो ग्लोबल अलायंस है 1993 में बनाया गया था, ये इन चीज़ों को मेजर करता है। वी हैव LMIS, सक्षम LMIS, सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सक्षम लॉन्च किया था, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है मेडिकल एजुकेशन की हेल्थ प्रोफेशनल्स को इंडिया में। तो हेल्थ के टॉपिक में यू कैन मेंशन दिस एज अ रिकमेंडेशन और इनिशिएटिव टेकन सो फार। तो दिस वाज अबाउट द न्यूज़ इन शॉर्ट्स, और ये वाली वीडियो हमारी यहाँ खत्म होती है। इसके बाद बस एक वीडियो और आएगी, फिर ये वाला May मंथ कंप्लीट।